रात के 3:30 थे। नई दिल्ली के एक सख्त सुरक्षा वाले अस्पताल में मॉनिटर की नीली रोशनी टिमटिमा रही थी और कमरे के बीचों बीच वही महिला जिसे कभी पूरी दुनिया ने लौह महिला कहा था, बेहोश पड़ी थी। कुछ घंटों पहले तक लाखों लोगों की किस्मत पर फैसला करने वाली यह स्त्री अब अपने ही शरीर पर नियंत्रण खो चुकी थी। लेकिन जितना चौंकाने वाला यह दृश्य है, उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस लौ इच्छा शक्ति वाली प्रधानमंत्री की शुरुआत हुई थी एक बेहद अकेली, डरी सहमी सी बच्ची से। एक ऐसी बच्ची जिसके पास दुनिया बदलने के लाए सिर्फ एक ही हथियार था, जिद। उसका नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू। 1917, इलाहाबाद। उच्च मध्यम वर्गीय, समृद्ध कायस्थ परिवार के विशाल ऊंचे खंभों वाले घर में एक नन्ही सी रोती हुई बच्ची की आवाज गूंजी, और उसी क्षण से जैसे इस घर में दो समानांतर कहानियां चलने लगीं। ऊपर की मंजिलों पर अंग्रेजी में बातें, सलीकेदार कपड़े, किताबों की महक, और नीचे रसोई के आसपास उस समय के भारत की गरीबी, चिंता और चुप्पी। इंदिरा ने आंखें खोलीं तो पाया कि वह जैसे दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है, एक विशेषाधिकार की और दूसरी संघर्ष की। उसके पिता जवाहरलाल नेहरू शहर के नामी वकील और पढ़े लिखे तेजस्वी नेता, मां कमला नाजुक कदकाठी की बीमारी से जूझती, लेकिन न भीतर से बेहद सशक्त। घर में अक्सर कांग्रेस के नेता आते जाते, नरम स्वर में चर्चाएं होतीं, कभी कभी तेज बहसें भी। बाहर दुनिया बदल रही थी, अंदर छोटी सी इंदिरा अक्सर दरवाजे की ओट में छिपकर इन बातचीतों को सुनती, मानो किसी गुप्त सभा की गवाह हो। ये वो खामोश घड़ियां थीं जब एक बच्ची के भीतर सवालों का तूफान उठता था। ये अंग्रेज कौन हैं जो हमारे देश पर राज करते हैं? पिताजी रात रात भर घर से क्यों गायब हो जाते हैं? और माँ इतनी चुप चुप क्यों रहती हैं? बहुत कम उम्र में उसने डर को एक स्थायी साथी की तरह महसूस किया। डर कि पिता फिर जेल चले जाएंगे, डर कि माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाएगी, डर कि घर में चलती हुई फुसफुसाहटें किसी बड़े तूफान का इशारा हैं। लेकिन उसी डर के साथ साथ इंदिरा ने अपने भीतर एक और भावना पनपते देखी, गुस्सा। 7-8 साल की बच्ची जो देख रही थी कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत उसके पिता को कानून तोड़ने पर पकड़ ले जाती है, जबकि असली अन्याय वही कर रही थी। यह गुस्सा, यह असंतोष धीरे धीरे उसकी पहचान का हिस्सा बनने लगा। फिर आया एक ऐसा दृश्य जिसने इस नन्ही लड़की के बचपन को लगभग रातों रात खत्म कर दिया। 1920 का दशक, इलाहाबाद की सड़कों पर असहयोग आंदोलन का जोश। जवाहरलाल घर से निकलते हैं, चारों तरफ भीड़ है, नारे हैं, पुलिस की नजर है। इंदिरा खिड़की से भागती हुई आती है, बार बार पूछती है, आप वापस कब आएंगे? जवाहरलाल मुस्कुराते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं और बस इतना कहते हैं, जब तक जरूरत होगी बेटा। कुछ दिन में पुलिस आती है, पिता को जेल ले जाती है और घर में अचानक एक भारी सा सन्नाटा पसर जाता है। उस शाम इंदिरा ने सिर्फ एक ही बात समझी, आज से वह सिर्फ बेटी नहीं रही, वह एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी है, और यह पहचान उसे आराम नहीं, जिम्मेदारी देगी। इसी जिम्मेदारी की पहली कड़ी बनती है बच्चों की एक गुप्त सेना। उम्र मुश्किल से 12-13 साल, पर इंदिरा के दिमाग में विचार पनपता है कि अगर बड़े लोग देश के लिए लड़ सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं। वह घर की सीढ़ियों पर बैठकर गंभीर चेहरे के साथ अपने दोस्तों को बुलाती है और वानर सेना बनाने का विचार रखती है, एक बाल संगठन जो कांग्रेस की गतिविधियों में मदद करे, संदेश पहुंचाए, झंडे बांटे, जुलूसों को संगठित करे। नाम सुनते ही बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है। वानर सेना मानो रामायण के पन्नों से निकलकर आजादी की लड़ाई में उतर आई हो। इंदिरा खुद अपने हाथों से लाल और केसरिया कपड़े काटकर छोटे छोटे झंडे बनाती है। ये खेल नहीं था, यह एक बच्ची की पहली राजनीतिक रणनीति थी। लेकिन देश की बड़ी राजनीति और एक नन्ही लड़की की निजी जिंदगी अक्सर बेरहमी से टकराती है। कमला नेहरू की तबीयत बिगड़ने लगी। टीबी का लंबा, थका देने वाला सिलसिला, डॉक्टरों के चक्कर, आरडी स्टेशन भेजने की सलाहें, और हर बार इंदिरा को किसी रिश्तेदार या बोर्डिंग स्कूल में छोड़ दिया जाना। बेशक वह नेहरू परिवार की बेटी
थी, लेकिन उसके लिए बचपन का मतलब था हमेशा किसी सूटकेस के साथ तैयार रहना, कहीं भी भेज दिए जाने के लिए। अल्मोड़ा, मसूरी, पूना, अलग अलग स्कूल, अनजान चेहरों के बीच बैठी हुई एक चुप संकोची लड़की जो अपनी सच्ची दुनिया को दूर इलाहाबाद के घर में बंद देखती थी। इन स्कूल ओ में इंदिरा ने एक और कठिन सच्चाई महसूस की। वह नेहरू की बेटी होने के कारण सबके लिए या तो आकर्षण का केंद्र थी या ईर्ष्या का। कुछ सहपाठी उसे अदब से देखते, कुछ फुसफुसाते, उसके पिताजी अंग्रेजों के खिलाफ हैं, और कुछ उसे जानबूझकर अकेला छोड़ देते। पढ़ाई के बीच में जब भी कोई दोस्ती बनने लगती, कोई नया राजनीतिक संकट, कोई पारिवारिक मुसीबत उसे फिर से उठाकर किसी दूसरे शहर, दूसरे स्कूल में फेंक देती। यही वह समय था जब इंदिरा के भीतर एक ठंडी सी दीवार बनने लगी। वह लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखने लगी। मुस्कुराती तो थी, पर खुलकर नहीं, एक तरह की आत्मरक्षा। आगे चलकर यही प्रवृत्ति प्रधानमंत्री के रूप में भी उसकी शैली का हिस्सा बनी। कम बोलना, ज्यादा दे खाना, और सबसे ज्यादा सब कुछ याद रखना। फिर जैसे किसी विदेशी फिल्म का दृश्य उसकी जिंदगी में अचानक यूरोप आ धमकता है। कमला की बीमारी के इलाज के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड ले जाया जाता है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, साफ सड़कों पर धीरे धीरे चलते लोग, और वहां एक भारतीय परिवार चिंता, बीमारी और राजनीति का बोझ उठाए हुए। इंदिरा, जो अभी किशोरावस्था की दहलीज पर ही थी, अपनी मां के बिस्तर के पास बैठी रात भर खांसी के दौरे गिनती और सुबह सुबह अपने पिता की चिट्ठियां पढ़ती, जो कभी जेल से आती, कभी किसी राजनीतिक यात्रा से। यह वो समय था जब उसके भीतर एक और गहरी समझ पैदा हुई। बड़े नेता होना मतलब सिर्फ भाषण नहीं, इसका मतलब है अपने परिवार की पीड़ा को भी आजादी की कीमत के रूप में स्वीकार करना। यह अनुभव उसे बाकी नेताओं से अलग बनाएगा। निजी दर्द और सार्वजनिक कर्तव्य दोनों को एक साथ ढोने की आदत। इसी यूरोपीय प्रवास के बीच जवाहरलाल ने इंदिरा को इंग्लैंड के स्कूल में पढ़ने भेजने का फैसला किया। ऑक्सफोर्ड में दाखिला लेने की तय आरी। नई किताबें, नया देश, नई भाषा, कागज पर सब चमकदार दिखता था, मगर भीतर से इंदिरा के लिए यह निर्णय एक और निर्वासन जैसा था। वह सफर्ड के प्राचीन भवनों के बीच घूमती, क्लास में बैठती, राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेने की कोशिश करती, लेकिन अंदर कहीं उसे लगता उसका असली युद्ध तो भारत में चल रहा है, और वह यहाँ शांत पुस्तकालयों के बीच अपने ही संघर्ष से कटती जा रही है। उसके स्वास्थ्य की समस्याएं, पढ़ाई की कठिनाइयां और भावनात्मक तनाव सब मिलकर उसे थका देते हैं। कुछ समय बाद वह पढ़ाई पूरी किए बिना ही वापस भारत लौट आती है, मानो एक लंबा उलझा हुआ चक्कर काटकर फिर उसी शुरुआती मोड़ पर आ गई हो। वापसी पर उसने पाया कि देश की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 1930 और 40 का दशक स्वतंत्रता आंदोलन उग्र हो चुका था। भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी, गिरफ्तारियां, गोलियां, लाठीचार्ज, और हर मोड़ पर नेहरू परिवार किसी न किसी रूप में सबके निशाने पर। जवाहरलाल बार बार जेल जाते, कमला की हालत बिगड़ती जाती, और इंदिरा अब लगभग युवा हो चुकी दो भूमिकाओं के बीच जूझती। एक बीमार मां की देखभाल करने वाली बेटी, और एक उभरती हुई कार्यकर्ता जिसे कांग्रेस के कार्यक्रमों, रैलियों, महिलाओं के समूहों तक पहुंचना था। समय उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। उसे महसूस होने लगा कि उसके पास अपनी मां के साथ बिताने के लिए बहुत कम समय बचा है, और साथ ही देश के लिए किए जाने वाले काम का पहाड़ भी उसके सामने है। यह वही समय था जब उसके जीवन की घड़ी बेहद तेजी से टिक टिक करने लगी, और फिर जैसे किसी क्रूर पटकथा लेखक ने एक ही दृश्य में सब कुछ समेटने का फैसला कर लिया हो, कमला नेहरू उसके हाथों में दम तोड़ देती हैं। एक अस्पताल का कमरा, कुछ रिश्तेदार, खिड़की के बाहर हल्की सी धूप, और भीतर एक युवती की जीं दगी का सबसे बड़ा खालीपन। इंदिरा के लिए यह सिर्फ मां का जाना नहीं था, यह उसके बचपन का अंतिम दरवाजा भी था, जो जोर से बंद हो गया। अब वह सचमुच अकेली थी, भावनात्मक सहारा खत्म, और सामने एक विशाल राजनीतिक परिवार की, एक पूरा राष्ट्र की अपेक्षाएं। वह टूट सकती थी,
कहीं दूर जाकर गुम हो सकती थी, लेकिन उसने जो किया वही उसे बाकी लोगों से अलग करता है। उसने इस शोक को अपने भीतर गहरे छिपाकर खुद को पूरी तरह राजनीति और सार्वजनिक जीवन में झोंकने का फैसला किया। इसी दौर में उसकी मुलाकात एक नौजवान पारसी पत्रकार से होती है, फिरोज गांधी। वह तेज तर्रार, स्पष्टवादी और अपने तरीके से लगभग उतना ही विद्रोही जितनी कि इंदिरा। इलाहाबाद और बाद में लंदन की गलियों में शुरू हुई यह दोस्ती वक़्त के साथ गहरी होती गई, लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था। एक तरफ नेहरू परिवार की सामाजिक और राजनीतिक हैसियत, दूसरी तरफ जाति धर्म के सवाल और ऊपर से सार्वजनिक जीवन में पहले से ही लगातार झेलनी पड़ रही आलोचनाएं। इंदिरा के लिए यह सिर्फ प्रेम का फैसला नहीं था, यह एक राजनीतिक जोखिम भी था। लोगों ने सवाल उठाए, फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। नेहरू की बेटी एक पारसी लड़के से शादी करेगी? लेकिन इंदिरा, जिसने बचपन से ही हर फैसले को विरोध की दीवार के उस पार जाकर लेना सीखा था, यहां भी पीछे नहीं हटी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज के बीच इंदिरा और फिरोज शादी कर लेते हैं। समय ने उन्हें किसी फिल्मी दृश्य जैसा मंच दिया। एक तरफ देश उबल रहा है, नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, दूसरी तरफ यह विवाह जो निजी जीवन की नई शुरुआत था और राजनीतिक जीवन में एक नया अध्याय भी। शादी के बाद इंदिरा का नाम बनता है इंदिरा गांधी। बहुत लोग यह भूल जाते हैं कि गांधी यहाँ महात्मा गांधी से नहीं, फिरोज गांधी से आया था, लेकिन आगे चलकर यह नाम खुद अपने आप में एक राजनीतिक प्रतीक बन जाएगा। शादी के तुरंत बाद दोनों को भी संघर्षों का सामना करना पड़ा। आर्थिक दबाव, फिरोज की नौकरी, संसद और पत्रकारिता में संघर्ष, और इंदिरा का दिल्ली इलाहाबाद के बीच लगातार झूलता जीवन। इसी बीच 1947 की वह सुबह आई जब देश ने अंततः आजादी की पहली सांस ली। 15 अगस्त की रात दिल्ली की भीड़ लाल किले के सामने झंडा फहराते जवाहरलाल और कहीं पीछे थोड़ा हटकर खड़ी एक महिला, इंदिरा। कैमरे उनसे ज्यादा उनके पिता पर थे, लेकिन जो लोग ध्यान से देख रहे थे उन्होंने उस चेहरे पर अजीब सा मिश्रण देखा, गर्व, थकान, राहत और एक बहुत गहरी चिंता। आजादी मिल चुकी थी, लेकिन बंटवारे की आग, शरणार्थियों की भीड़, दंगों की रख, तरंजित खबरें, सब कुछ इंदिरा के सामने किसी दुस्वप्न की तरह था। उसने शरणार्थी कैंपों में काम किया, घायल और बेघर लोगों के बीच बैठकर उनकी बातें सुनी, बच्चों को खाना खिलाया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भाग दौड़ की। यहाँ पहली बार उसने सत्ता को सिर्फ भारत माता की जय के नारों में नहीं, बल्कि खून, पसीने और आंसुओं में देखा। आजाद भारत में जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और इंदिरा अनौपचारिक रूप से उनकी सबसे भरोसेमंद सहयोगी। वह आधिकारिक पद पर नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री निवास के भीतर उसके हाथों में अनगिनत अदृश्य धागे आ चुके थे। लोगों की नियुक्तियां, विदेशी मेहमानों की मेजबानी, राजनीतिक संदेशों की भाषा, यहाँ तक कि कई बार पिता के किसी भाषण की बारीकियां तक। इससे एक नया तनाव पैदा हुआ। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो खुद को जवाहरलाल के बराबर या उससे पुराना साथी मानते थे, अचानक महसूस करने लगे कि एक युवा महिला, जिसका कोई चुना हुआ पद नहीं, धीरे धीरे शक्ति के केंद्र के करीब आती जा रही है। यहीं से इंदिरा के जीवन का वह संघर्ष शुरू होता है जो आगे चलकर उसके राजनीतिक करियर का मुख्य स्वर बनता है, प्रतिस्पर्धा। उसका पहला बड़ा प्रतिद्वंद्वी कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही पार्टी के भीतर था। मोरारजी देसाई, अनुशासित, कठोर, बेहद महत्वाकांक्षी नेता, जिनका नज़र लंबे समय से शीर्ष नेतृत्व पर थी। उन्हें लगता था कि कांग्रेस और सरकार दोनों में फैसले अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर होने चाहिए, न कि रिश्तों और भावनात्मक निकटता पर। उनके लिए इंदिरा नेहरू की बेटी से ज्यादा कुछ नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर की बेटी, जिसे सब लोग जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। यह दृष्टिकोण और इंदिरा का शांत लेकिन बढ़ता हुआ प्रभाव दोनों मिलकर पार्टी के गलियारों में एक मौन तनाव की रेखा खींचने लगे। समय के साथ साथ जवाहरलाल की उम्र बढ़ रही थी, स्वास्थ्य कमजोर हो रहा था और देश की समस्याएं, जैसे कि चीन के साथ सीमा विवाद, आर्थिक चुनौतियां, बढ़ती राजनीतिक असहमति, सब मिलकर एक भारी दबाव बना रहे थे।
इंदिरा अक्सर उन्हें थका हुआ, चिंतित, चुपचाप खिड़की के बाहर देखते पाती। उसे मालूम था उसके पिता के पास अब ज्यादा समय नहीं है। यह सिर्फ एक बेटी की चिंता नहीं थी, यह एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भी चिंता थी, जो जानती थी कि नेहरू के जाने के बाद सत्ता का केंद्र खाली होगा और उस खाली जगह को भरने के लिए एक दौड़ शुरू होगी, एक निर्दयी, बिना दया की दौड़, जिसमें मोरारजी जैसे नेता पूरी ताकत से कूद पड़ेंगे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की अचानक मृत्यु ने देश को झकझोर दिया। रातों रात दिल्ली की हवा बदल गई। एक तरफ राष्ट्रीय शोक, दूसरी तरफ बंद कमरों में फुसफुसाहटें। अब अगला नेता कौन? गुलजारीलाल नंदा अंतरिम रूप से प्रधानमंत्री बने, लेकिन सभी जानते थे कि यह स्थायी हल नहीं है। कांग्रेस के भीतर शक्ति समूह सक्रिय हो गए। कुछ लोग मोरारजी देसाई का नाम आगे बढ़ाने लगे, कुछ और नामों पर विचार हो रहा था, और वहीं पूरी तरह से औपचारिक दावेदारी के बिना, लेकिन सबके दिमाग के एक कोने में एक और नाम घूम रहा था, इंदिरा गांधी। उस समय इंदिरा खुद भी एक भयंकर द्वंद्व से गुजर रही थी। एक ओर पिता के जाने का व्यक्तिगत शोक, दूसरी ओर इस एहसास की तीखी चुभन कि राजनीति में खालीपन कभी ज्यादा देर तक खाली नहीं रहता। कोई न कोई उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए हर चाल चलेगा। समय उसके सामने फिर से सीमित हो चुका था। अगर उसने अभी अपना रास्ता तय नहीं किया तो शायद हम एशा के लिए सिर्फ नेहरू की बेटी ही बनकर रह जाएगी, जबकि उससे कहीं ज्यादा बनने की क्षमता उसके भीतर उबल रही थी। दिल्ली की उमस भरी उन शामों में जब संसद भवन की पीली रोशनी दूर से चमकती, इंदिरा अकेली अपने कमरे में बैठकर चिट्ठियां पढ़ती, पुराने नोट्स पलटती और हर कुछ मिनट में घड़ी की ओर देखती। देश को स्थायी नेतृत्व दिए बिना कांग्रेस ज्यादा समय तक नहीं चल सकती थी। पार्टी अध्यक्षों की बैठकें तय हो चुकी थीं, वरिष्ठ नेताओं की गुप्त मुलाकातें चल रही थीं, और हर कमरे में, हर चर्चे के भीतर एक छिपा हुआ सवाल था: क्या इंदिरा सिर्फ एक शांत, विनम्र सांस्कृतिक आयोजनों की देखरेख करने वाली महिला है, या उसमें सचमुच वो आग है जो उसे शीर्ष तक ले जा सकती है? उसके पास फैसला करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं था, कुछ ही महीने, शायद कुछ ही हफ्ते, और उसी दौड़ती हुई घड़ी की टिक टिक के बीच इंदिरा गांधी की जिंदगी एक नई दिशा की ओर मुड़ने वाली थी। ऐसी दिशा जहां उसे न सिर्फ अपने देश की उम्मीदों के साथ दौड़ना था, बल्कि अपने सबसे घातक प्रतिद्वंद्वियों के साथ भी बाजी खेलनी थी। दिल्ली में अभी भी शोक की चादर बिछी हुई थी, लेकिन साउथ ब्लॉक की बंद कमरों में कुछ और ही चल रहा था। बाहर आम लोग नेहरू की तस्वीरों के सामने मोमबत्तियां जला रहे थे, और अंदर कुछ दर्जन आदमी, कांग्रेस के दिग्गज, द सिंडिकेट के नेता, चुपचाप यह तय कर रहे थे कि अब इस देश को कौन चलाएगा। यह वह अजीब माहौल था जहां आंसू पूरी तरह सूखे भी नहीं थे, और सत्ता की कुर्सी के लिए दौड़ पहले ही शुरू हो चुकी थी। जो सबसे अधिक बेचैन था वह मोरारजी देसाई था, अनुशासन और महत्वाकांक्षा का कट और चेहरा, जिसे यकीन था कि अब नंबर उसी का है। लेकिन इस कमरे के कोने में, दिखने में शांत, भीतर से उबलती हुई एक और ताकत मौजूद थी, इंदिरा गांधी। उसे कई लोग अभी भी प्रियदर्शिनी कहकर पुकारते थे, लेकिन राजनीति के पुराने खिलाड़ी उसकी आंखों में बढ़ती कठोरता पहचानने लगे थे। वह अब केवल मृत प्रधानमंत्री की बेटी नहीं थी, वह चेहरा थी जिसे जनता ने रेडियो, मंच और शरणार्थी कैंपों में नेहरू के साथ देखा था। सिंडिकेट के नेताओं, कामराज, निजलिंगप्पा, अत्ताउर रहमान और दूसरे के मन में एक चालाकी भरा विचार जन्म ले रहा था। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो जनता में लोकप्रिय हो, लेकिन जिसे वे भीतर ही भीतर नियंत्रित कर सकें। उन्हें लगता था इंदिरा इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है, नेहरू की प्रतिष्ठा की विरासत, लेकिन राजनीतिक रूप से अनुभवहीन, नर्म और जरूरत पड़ने पर दबाई जा सकने वाली। शुरुआत में योजना सीधी थी। पहले लाल बहादुर शास्त्री, जब नेहरू गए तो अंतरिम व्यवस्था के बाद शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इंदिरा ने सार्वजनिक रूप से इस निर्णय का विरोध नहीं किया। उसने खुद को पार्टी की सेविका की तरह पेश किया। उसे सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया, एक ऐसा मंत्रालय जो सुनने में तो नरम लगता था, लेकिन रेडियो, फिल्म, सेंसर और देश के मनोविज्ञान तक पहुंचने का
सबसे सीधा रास्ता भी था। यही वह जगह थी जहां से इंदिरा ने लोगों की नब्ज पढ़ने की कला को धार दी। सूचना मंत्रालय में बैठी उसने महसूस किया कि सत्ता केवल फाइलों और बैठकों में नहीं, बल्कि ध्वनि तरंगों, तस्वीरों और कहानियों में भी चलती है। वह संदेशों की भाषा खुद चुनत डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की रूपरेखा देखती, रेडियो के कार्यक्रमों में जरूरी बदलाव करवाती। बाहर से यह सब सांस्कृतिक काम लगता, लेकिन अंदर से यह योजनाबद्ध था। वह समझ रही थी कि देश किन भावनाओं, किन शब्दों, किन वादों पर प्रतिक्रिया देता है। दूसरी तरफ मोरारजी देसाई वित्त मंत्रालय में कठोर आर्थिक नीतियों और आत्मविश्वासी बयानबाजी के साथ खुद को स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में पेश करते रहे। दोनों के बीच यह अदृश्य रेस चल रही थी, एक जो दस्तावेजों और डेटा की भाषा में बात करता था, दूसरी जो भावनाओं के नक्शे पर सत्ता की रेखाएं खींच रही थी। फिर आया 1965 का युद्ध पाकिस्तान के साथ। लाल बहादुर शास्त्री, शांत स्वभाव वाले छोटे कद के उस आदमी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश के मन पर अमिट छाप छोड़ दी। इंदिरा कैबिनेट की मेज के उस पार ध्यान से देख रही थी। यह वाक्य भी एक तरह का संदेश था, एक भावनात्मक कुंजी जिसने करोड़ों लोगों का दिल खोल दिया। युद्ध जीता गया, लेकिन हर जीत अपनी कीमत मांगती है। टैंकों के धुएं के पीछे छिपी आर्थिक थकान, सैनिकों के शवों के साथ लौटती माताओं की चीखें और अंतर्राष्ट्रीय दबाव सब एक साथ सिर पर चढ़ने लगे। इसी थकान के बीच ताशकंद समझौता हुआ और वहीं एक ठंडी जनवरी की रात अचानक खबर आई, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। देश अब सचमुच नेतृत्वहीन था। सिर्फ 2 साल में भारत ने 2 प्रधानमंत्रियों को खो दिया था, जैसे किसी विशाल जहाज का कप्तान समुद्र के बीचों बीच अचानक गायब हो गया हो। इसी क्षण समय एक क्रूर प्रतिद्वंद्वी बनकर सामने आ गया। तय करना था और तुरंत तय करना था। पाकिस्तान के साथ तनाव अब ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, खाद्यान्न संकट सामने था और दुनिया देख रही थी कि यह नया स्वतंत्र देश अपने तीसरे नेता का चुनाव कैसे करता है। कांग्रेस के भीतर सिंडिकेट ने मीटिंग पर मीटिंग बुलाई। मोरारजी देसाई ने साफ साफ दावा किया, मेयर की वरिष्ठता, मेरा अनुभव और मेरे काम की वजह से मुझे चुना जाना चाहिए। लेकिन कुछ नेता डर रहे थे। मोरारजी एक बार कुर्सी पर बैठ गए तो उन्हें हटा पाना लगभग नामुमकिन होगा। उनकी कठोरता, उनकी अड़ियल शैली से कई लोग पहले ही परेशान थे। उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो जनता में स्वीकार्य हो, लेकिन जिसे वे जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन दे सकें। और तब मानो किसी पटकथा में अचानक मोड़ आता है। कामराज और उसके साथियों ने एक नाम सामने रखा, इंदिरा गांधी। तर्क यह था, नेहरू की बेटी, जन अपील है, महिला है, नरम स्वभाव की है, हमारी सुनती रहेगी। कई लोग हंसकर बोले, अरे वह तो गूंगी गुड़िया है, कौन सा बड़े फैसले ले पाएगी। यह वही वाक्य था जो आगे जाकर उनके लिए सबसे बड़ा भ्रम साबित होने वाला था। इंदिरा के सामने भी यह पल आसान नहीं था। उसके भीतर डर और चुनौती दोनों साथ खड़े थे। अगर वह यह प्रस्ताव ठुकराती तो सत्ता किसी और के हाथ में चली जाती और शायद हमेशा के लिए वह सिर्फ पर्दे के पीछे की छाया बनकर रह जाती। अगर स्वीकार करती तो उसे सिर्फ देश की उम्मीदों से नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के अंदर बैठे विरोधियों से भी हर दिन जूझना पड़ता। समय उसके कानों में जैसे फुसफुसा रहा था, अब या कभी नहीं। उसने गहरी सांस ली और एक छोटे से वाक्य के साथ इस दांव को स्वीकार कर लिया, यदि पार्टी और देश मुझसे सेवा की अपेक्षा रखते हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। 1966 में वह आधिकारिक रूप से भारत की प्रधानमंत्री बन गई। संसद के भीतर उसके शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें अलग अलग एंगल से ली गईं। एक साड़ी पहने, अपेक्षाकृत नर्म सी दिखने वाली महिला प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचती हुई। दुनिया भर के अखबारों ने हेडलाइन लगाई, नेहरू की बेटी अब भारत की नेता। लेकिन दिल्ली के गलियारों में एक और वाक्य हवा की तरह तैर रहा था, सिंडिकेट ने एक कठपुतली बिठा दी है। मोरारजी देसाई अंदर से जल रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में स्थापित कर यह संकेत दिया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं, बस
बदल गई है। अब यह सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं बल्कि असली नियंत्रण के लिए संघर्ष था। नई प्रधानमंत्री के लिए सबसे पहला झटका आया अर्थव्यवस्था से। देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। अमेरिका से PL4NC के तहत आने वाला गेहूं जहाजों पर लदा हुआ भारत के तटों की ओर बढ़ता और राशन की लाइन में खड़े लोगों की उम्मीदें उन जहाजों के साथ झूलतीं। विपक्ष कह रहा था, यह कैसी आज़ादी जब पेट भरने के लिए भी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। मोरारजी देसाई आर्थिक अनुशासन और मितव्ययिता की बात करते, जबकि इंदिरा के भीतर एक और आवाज उठती, जनता को सिर्फ आंकड़ों से नहीं भरोसे से भी खाना खिलाना होगा। दूसरा मोर्चा पार्टी के भीतर का। सिंडिकेट ने सोचा था कि इंदिरा हर निर्णय पर उनसे सलाह लेगी, उनकी लाइन पर चलेगी, लेकिन उसने धीरे धीरे उनके फैसलों पर सवाल उठाने शुरू किए, कभी उम्मीदवारों के चयन पर, कभी नीतियों की दिशा पर। बैठकों में वह पहले शांत रहती, सबको बोलने देती, फिर कुछ बेहद ठंडे लेकिन सटीक सवाल पूछती, जिनके जवाब में अक्सर कमरा खामोश हो जाता। अगर यह नीति इतनी अच्छी है तो जनता में इसका विरोध क्यों बढ़ रहा है? या आप जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं, क्या वे अपने ही क्षेत्र में सम्मानित हैं? यह सवाल सिर्फ नीति पर नहीं, सत्ता के उस पुराने नेटवर्क पर भी हमला था जो वर्षों से कांग्रेस की रीढ़ बन चुका था। 1967 के आम चुनाव उसके लिए अग्नि परीक्षा थे। नेहरू की करिश्माई छवि अब सिर्फ यादों में थी। शास्त्री की लोकप्रियता अचानक मौत के साथ ही समय में ठहर गई थी। अब जनता पहली बार सीधे सीधे इंदिरा गांधी को परखेगी। विपक्ष पहली बार मजबूती से खड़ा था। जनसंघ, समाजवादी दल, कम्युनिस्ट, क्षेत्रीय पार्टियां सब मिलकर कांग्रेस राज को चुनौती दे रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा दिन में 5-5 रैलियां करती, हेलीकॉप्टर से उतरकर धूल भरे मैदानों में जाती और भीड़ की आंखों में सीधे देखती। उसके पास नेहरू जैसा शब्दों का जादू नहीं था, लेकिन उसके पास एक और चीज थी, स्पष्ट सीधी बात। चुनाव परिणाम चौंकाने वाले थे। कांग्रेस केंद्र में तो सत्ता में आ गई, लेकिन उसकी सीटें बुरी तरह कम हो गईं। कई राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनीं। यह इंदिरा के लिए एक विकट संदेश था। जनता ने उसे पूरी तरह ठुकराया नहीं था, लेकिन चेतावनी साफ थी, तुम्हें सिर्फ नाम के भरोसे नहीं, काम के भरोसे यहां टिकना होगा। पार्टी के भीतर सिंडिकेट के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्हें लगा, यह नतीजा साबित करता है कि गूंगी गुड़िया देश नहीं संभाल सकती। मोरारजी देसाई ने अपनी दावेदारी फिर से तेज कर दी। अगर पार्टी इस गिरावट से उबरना चाहती है तो नेतृत्व बदलना होगा। यहीं से शुरू हुआ वह असली संघर्ष जो इंदिरा गांधी को या तो तोड़ सकता था या पूरी तरह गढ़ सकता था। समय का दबाव अब और बढ़ गया था। आर्थिक संकट गहराता जा रहा था। रुपया दबाव में था। महंगाई सर चढ़कर बोल रही थी और अगले चुनावों तक उसके पास देश को विश्वास दिलाने के लिए बहुत कम वक्त था। उसे 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ना था, बाहर जनता के बीच और अंदर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ। अगर वह कहीं भी चूकी तो मोरारजी देसाई जैसे नेता तैयार बैठे थे, अनुभवी विकल्प के नाम पर उसे किनारे लगाने के लिए। इसी टकराव के बीच एक विवादास्पद पर साहसिक कदम उठा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1959 का साल। रात में बैठकों की लंबी श्रृंखला, आर्थिक सलाहकारों, मंत्रियों और भरोसेमंद साथियों के साथ गुप्त चर्चाएं। योजना यह थी कि देश के बड़े निजी बैंकों पर सरकार का नियंत्रण हो, ताकि भुगतान क्षमता और आरण वितरण पर निजी पूंजीपतियों नहीं, सार्वजनिक नीति का प्रभाव हो। लेकिन सिंडिकेट और मोरारजी खुलकर विरोध में थे। उनकी दलील थी, यह बाजार के विश्वास को तोड़ेगा, निवेशक भाग जाएंगे, अर्थव्यवस्था और चरमरा जाएगी। इंदिरा के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह पार्टी के बुजुर्गों की बात मानकर इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दे, या खूह द पर दांव लगाकर सीधे जनता के सामने जाए, यह कहते हुए कि यह कदम गरीबों के हित में है। समय फिर उसकी आंखों में झांक रहा था। अगर उसने यह फैसला देर से लिया तो शायद अवसर हमेशा के लिए निकल जाएगा। उसने बिना सिंडिकेट को पहले से बताए राष्ट्रपति से संपर्क किया और अचानक एक सुबह रेडियो पर घोषणा हुई, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देश भर में हड़कंप मच गया। किसी ने इसे क्रांतिकारी कहा, किसी ने
आर्थिक अपराध। लेकिन एक बात साफ थी, गूंगी गुड़िया अब खुलकर बोल चुकी थी और उसके शब्दों ने पूरे सत्ता ढांचे की बुनियाद हिला दी थी। यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक युद्ध का सीधा उद्घोष था। सिंडिकेट बौखला उठा। उन्हें लगा था कि वह हर बड़े फैसले पर उनसे झुककर बात करेगी। अब वह उनके सिर के ऊपर से सीधे जनता और राष्ट्रपति तक पहुंच गई थी। मोरारजी देसाई ने खुलकर उसके खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। यह कदम अव्यवहारिक है, यह अनुत्तरदायी नेतृत्व का प्रमाण है। कांग्रेस के भीतर खेमे खुले तौर पर विभाजित होने लगे। एक तरफ गठित, अनुशासित, पुराना नेतृत्व, दूसरी तरफ जनता की भाषा और कल्याणकारी नीतियों की बात करने वाली इंदिरा। इसी तनाव में 1959 का राष्ट्रपति चुनाव आया और वही इंदिरा के जीवन का अगला बड़ा ट्विस्ट बना। सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को आधिकारिक उम्मीदवार बनाया। इंदिरा चाहती थी कि राष्ट्रपति भवन में कोई अधिक स्वतंत्र, अधिक उदार दिमाग वाला व्यक्ति बैठे। उसने चुपचाप एक अलग खेल शुरू किया। उपराष्ट्रपति वी गिरि को प्रोत्साहित किया कि वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ें। यह ऐसा था जैसे वही पार्टी दो अलग अलग चेहरों के साथ दो अलग अलग दिशाओं में दौड़ रही हो। सार्वजनिक रूप से इंदिरा पार्टी अनुशासन की बात करती, लेकिन बंद कमरों में अपने सांसदों को कंसाइंस वोट यानी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट देने का संदेश भेजती। चुनाव का दिन आया। संसद के गलियारों में घबराहट थी। कोई किसी से खुलकर नहीं कह रहा था कि वह किसको वोट देगा। सिंडिकेट को विश्वास था कि संगठन की पकड़ इतनी मजबूत है कि रेड्डी आराम से जीत जाएगा। लेकिन नतीजा आया और पूरा समीकरण उलट गया। गिरि ने जीत हासिल की। यह सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं था, ये कांग्रेस के भीतर असली नेतृत्व का भी जनमत था। दुनिया भर के अखबारों ने लिखा, इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी पर तख्ता पलट कर दिया। सिंडिकेट के चेहरे पर सदमे की लकीरें साफ दिख रही थीं। मोरारजी देसाई के लिए यह व्यक्तिगत हार भी थी और राजनीतिक चेतावनी भी। जिस महिला को उसने कभी कठपुतली समझा था, वह अब उनके धागे काट चुकी थी। इसके तुरंत बाद कांग्रेस आधिकारिक रूप से दो हिस्सों में बंट गई। कांग्रेस ओ यानी संगठन और कांग्रेस आर यानी संगठन से विद्रोही इंदिरा की अगुवाई वाला गुट। ये विभाजन सिर्फ पार्टी का नहीं था, ये दो राजनीतिक अवधारणाओं का भी था। एक तरफ बंद कमरों में तय होने वाली राजनीति, दूसरी तरफ जनता की सभाओं में गढ़ी जाने वाली राजनीति। इंदिरा ने साफ साफ नारा दिया, गरीबी हटाओ। यह वाक्य सरल और तीखा हर झोपड़ी, हर खेत, हर गली में गूंजने लगा। उसने अपने आप को सीधे सीधे गरीबों, युवाओं और महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया और अपना विरोधियों को पुराने जमाने के रईसों से जुड़े नेता की छवि में धकेल दिया। मोरारजी देसाई अब इंदिरा के सामने प्रत्यक्ष प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े थे। दोनों जानते थे कि अगला आम चुनाव 1971 केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, अपने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए भी निर्णायक होगा। इंदिरा के पास एक बड़ा जोखिम था। अगर जनता ने उसका साथ नहीं दिया तो उसके पास वापस लौटने के लिए कोई सुरक्षित संगठन नहीं था। वह सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी। मोरारजी के पास संगठन, पुराने कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और अनुभव का दावा था। समय की सुइयां फिरते जा चलने लगीं। चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और एक एक दिन, एक एक रैली, एक एक भाषण इस टकराव को इतिहास में दर्ज कर रहे थे। 1971 के चुनाव अभियान में इंदिरा एक अलग ही रंग में दिखी। उसने लंबी, थका देने वाली यात्राएं कीं, कभी बारिश में भीगती, कभी धूल भरी आंधियों के बीच मंच पर खड़ी होकर बोलती रही। उसके भाषणों में अब मैं की जगह हम और गरीब बार बार लौटते थे। वे कहते हैं मैं अनुभवहीन हूं, वह भीड़ से कहती। लेकिन क्या गरीबी का अनुभव, भूख का अनुभव, न्याय के लिए संघर्ष का अनुभव किसी किताब से आता है? ये तो आपके साथ चलते चलते सीखा जाता है। सामने मोरारजी और उनके साथी अनुशासन, संविधान और स्थिरता की भाषा में बात करते, जो कई मतदाताओं को सही लगती, लेकिन उतनी तेजी से दिल में घर नहीं करती। जब नतीजे आए तो एक बार फिर इतिहास ने करारा मोड़ लिया। इंदिरा की काम
ग्रेस आर ने बहुमत से भी ज्यादा सीटें जीत लीं। उसके विरोधी, जो उसे राजनीतिक रूप से खत्म मान रहे थे, परास्त होकर कोनों में सिमट गए। मोरारजी देसाई को अपनी सबसे बड़ी हार स्वीकार करनी पड़ी। वह आदमी जो 1964 से खुद को नेहरू का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानता था, जिसे 1966 में प्रधानमंत्री बनते बनते रोक दिया गया था, अब 1971 में पूर्ण बहुमत पाने वाली महिला नेता के सामने राजनीतिक रूप से लगभग निष्क्रिय हो चुका था। इंदिरा ने यह चुनाव सिर्फ सीटों के स्तर पर नहीं, प्रतीकात्मक रूप से भी जीता था। कठपुतली नहीं, निर्णायक नेता के रूप पाफ आर डे आफा में। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं। जैसे ही वह चुनावी जीत की चमक में नहाने लगी, पूर्व से एक और संकट उठ खड़ा हुआ। पूर्वी पाकिस्तान की चीख, वहां के बंगाली नागरिकों पर अत्याचार, चुनाव में जीतने के बावजूद शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता न देने का फैसला और सेना की बर्बर कार्रवाई, सब मिलकर एक मानवीय त्रासदी की बाढ़ बन गए। लाखों शरणार्थी सीमा पार करके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आ गए। गांव के गांव व खाली हो रहे थे। ट्रेनें लोगों से लदी, थकी, डरी, भूखी भीड़ लेकर भारत में घुस रही थीं। कैंपों में बदबू, बीमारियां और निराशा थी। इरा उन कैंपों में गई, बच्चों के सूखे होंठ देखे, बुजुर्गों के खाली खाली चेहरों को देखा और समझ गई, यह केवल पड़ोसी देश का आंतरिक मला नहीं रहा, यह सीधे सीधे भारत के कंधों पर आ गिरा बोझ था। समय यहाँ फिर एक निर्दयी उलटी गिनती के रूप में सामने आया। बारिशों से कैंपों में बीमारियों के फैलने से पहले, अर्थव्यवस्था के टूटने से पहले कुछ निर्णायक करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। सोवियत संघ के साथ अभी अभी हुई संधि नई थी। युद्ध का फैसला लेना मतलब था देश को फिर से आग में झोंकना, सैनिकों को मौत के मुंह में भेजना और अपनी ही राजनैतिक पूंजी को दांव पर लगा देना। उसके सलाहकारों में मतभेद थे। कुछ कूटनीति से काम लो, समय दो। कुछ कहते और विलंब हुआ तो शरणार्थियों की समस्या हमारे अपने समाज को तोड़ देगी। इंदिरा ने तय किया, वह सिर्फ दर्शक बनकर नहीं खड़ी रहेगी। उसने दुनिया के बड़े देशों का दौरा किया, संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिए, तस्वीरों और आंकड़ों के साथ दुनिया को दिखाया कि पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जब शब्दों की ताकत से हल नहीं निकला तो उसने हथियारों की ताकत को चुना, लेकिन आखिरी विकल्प के रूप में। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। दिल्ली की रातें सायरनों की आवाज से भर गईं। सीमावर्ती गांवों में लोग अंधेरे में बिना रोशनी किए बैठे रहते कि कहीं दुश्मन के जहाज बम न गिरा दें। इस युद्ध ने इंदिरा को सबसे कठिन परीक्षा के सामने खड़ा कर दिया। अगर यह युद्ध लटक जाता या हार में खत्म होता तो उसकी सारी राजनीतिक पूंजी, उसकी सारी मजबूत नेता वाली छवि एक झटके में ढह जाती। लेकिन मैदान में भारतीय सेना ने बिजली की गति से काम किया। कुछ ही हफ्तों में ढाका घिर गया और अंततः पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बदल गईं। इंदिरा गांधी, वुमन ऑफ द ईयर, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। वह छोटी संकोची सी लड़की जो कभी इलाहाबाद के घर में दरवाजे के पीछे से गोष्ठीय सुनती थी, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दृढ़, निर्णायक, युद्ध जीतने वाली नेता के रूप में खड़ी थी। लेकिन हर जीत की छाया में कुछ अंधेरे बीज भी अंकुरित होते हैं। 1971 की जीत, 1972 के शिमला समझौते और इंदिरा इज इंडिया जैसे नारे ने उसके आसपास एक अभूतपूर्व व्यक्ति पूजा का घेरा बना दिया। लाखों लोगों की नजर में अब वह केवल प्रधानमंत्री नहीं, किसी अचूक सर्वशक्तिमान संरक्षक की तरह थी। संसद में उसका विरोध की आवाजें कम होने लगीं। पार्टी के भीतर तो लगभग चुप्पी छा गई। जो कभी झिझक कर बोलती थी, वह अब बेहद आत्मविश्वास से निर्णय देती और उसके मंत्री सिर हिलाकर जी मैडम कहते। मोरारजी देसाई और सिंडिकेट की हार ने उसे केवल बाहर से मजबूत नहीं किया, भीतर कहीं गहरे यह विश्वास भी बैठा दिया, जब भी मैंने जोखिम लिया मैं जीती, जब भी मैंने अपने दम पर फैसला किया मैं सही निकली। यही विश्वास जो उसे
जरूरत के समय साहस देता था, धीरे धीरे एक अलग दिशा में मुड़ने लगा, एक ऐसी दिशा जहां सत्ता केवल जिम्मेदारी नहीं, अपने आप में एक नश आ भी बन जाती है। देश की जनता अब भी उसकी जीत के किस्से सुन रही थी, बैंक राष्ट्रीयकरण और गरीबी हटाओ योजना की बात कर रही थी, लेकिन अर्थव्यवस्था के भीतर नए संकट उभर रहे थे, बेरोजगारी की कतारें लंबी हो रही थीं और नौजवानों के भीतर असंतोष का ताप बढ़ रहा था। वह यह सब देख रही थी, पर उसे लगता था, मैंने युद्ध जीता है, मैंने पार्टी को बदला है, मैं इन समस्याओं को भी अपनी तरह अपने समय पर संभाल लूंगी। सांस लेने की फुर्सत की तरह मिला यह छोटा सा अंतराल, वास्तव में तूफान से पहले की खामोश हवा था। इंदिरा गांधी ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया था। सिंडिकेट को तोड़कर, चुनाव जीतकर, युद्ध जीतकर उसने यह साबित कर दिया था कि वह सिर्फ नेहरू की बेटी नहीं, अपने आप में एक विराट राजनीतिक शक्ति है। लेकिन इसी प्रक्रिया में उसने भीतर कुछ और भी हासिल कर लिया था, यह खतरन आक यकीन कि बिना उसके भारत आगे नहीं बढ़ सकता। यही यकीन कुछ साल बाद उसे ऐसी राह पर ले जाएगा जहां सत्ता की घड़ी और समाज की घड़ी टकराएंगी और समय उसके सबसे निर्दयी विरोधी के रूप में सामने लौटेगा। साल 1971 के दिसंबर में दिल्ली की सड़कों पर नारे गूंज रहे थे, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वही शहर जहां कुछ ही साल पहले उसे गूंगी गुड़िया कहा गया था, अब उसे युद्ध जीतने वाली लौह महिला की तरह देख रहा था। लेकिन इसी शो रॉर में एक नज़र से बचा हुआ सच भी था, जितनी तेजी से ताली बजती है उतनी ही तेजी से बदल भी सकती है। इस भीड़ में कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था कि कुछ ही वर्षों बाद इसी महिला को तानाशाह कहकर पुकारा जाएगा और उसी राजधानी की गलियों में लोग उसके खिलाफ नारे लगाते हुए दौड़ेंगे। ढाका की विजय, बांग्लादेश का जन्म और दुनिया भर के अखबारों की चकाचौंध भरी सुर्खियां, यह सब मिलकर इंदिरा गांधी के लिए एक ऊंचा, लगभग चक्कर देने वाला शिखर बना रहे थे। संसद के भीतर वह अब किसी एक दल की नेता नहीं, मानो पूरे राष्ट्र के आत्मविश्वास की प्रतीक बन गई थी। विदेश नीति में उसका कद इतना बढ़ चुका था कि बड़े बड़े नेता उससे मिलने दिल्ली आते और नई दिल्ली दुनिया के नक्शे पर एक खास आत्मनिर्भर आवाज के रूप में उभर रही थी। लेकिन सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े होकर नीचे देखने की भी एक समस्या होती है। छोटे दरारें जो जमीन पर साफ दिखती हैं, ऊपर से लगभग अदृश्य लगने लगती हैं। युद्ध के बाद देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या? इंदिरा को मालूम था कि केवल विजयी तस्वीरों और सैन्य परेड से पेट नहीं भरते, रोजगार नहीं बनते, जेब में पैसे नहीं आते। उसने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो उसकी शैली का असली नमूना बन गए, तेज, टकराव भरे और पुराने भारत के प्रतीकों को सीधी चुनौती देने वाले। राजाओं के शाह ही खिताब और प्रिवी पर्स, वह रकम जो रियासतों के विलय के बदले उन्हें हमेशा के लिए मिलती थी, उसके निशाने पर आई। उसने साफ कहा, जिस देश में करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं, वहां कुछ 100 परिवारों को सिर्फ खून की विरासत के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए क्यों दिए जाए? संसद में यह बहस किसी नाटक से कम नहीं थी। एक तरफ वह छोटे छोटे कद वाले पूर्व राजाओं की कतार, जो वर्षों से खास मेहमानों की तरह व्यवस्था के बीच बैठे थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साड़ी में लिपटी हुई वह महिला जो शांत आवाज में कह रही थी, अब यह रियासतों का नहीं, जनता का भारत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर उसके शुरुआती कदम को रद्द किया तो कई लोगों को लगा मामला यहीं रुक जाएगा, लेकिन इंदिरा पीछे हटने वालों में नहीं थी। उसने संविधान संशोधित किया, प्रिवी पर्स हमेशा के लिए समाप्त कर दिए। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, एकात्मक हमला था, पुराने सामंती भारत पर अंतिम चोट। इसी समय उसने कोयला, इस्पात, तेल, बीमा जैसे कई क्षेत्रों में भी सरकारी नियंत्रण बढ़ाया। समर्थक कहते, यह जनता के संसाधनों को जनता के हाथ में देने की कोशिश है। विरोधी कहते, यह राज्य को इतना भारी बना देगा कि वह खुद अपने बोझ तले दब जाएगा। इंदिरा के लिए यह सब एक ही बड़े वाक्य के हिस्से थे, गरीबी हटाओ। यही वह नारा था जिसने उसे चोरी छुप बैठकों वाली झिझकती नेतागिरी से निकालकर खुले मैदानों की निडर नेता बना दिया था। वह मानती थी कि अगर राज्य मजबूत होगा तो ही वह
बों के लिए कुछ कर पाएगा। लेकिन इतिहास का खेल बड़ा अजीब है। कभी कभी आप जिस हथियार से दूसरों को मात देते हैं, वही हथियार धीरे धीरे आपके खिलाफ भी काम करने लगता है। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट आया। पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगीं, आयात महंगा हुआ और महंगाई ने धीरे धीरे हर रसोई की आग को तपा देना शुरू किया। शहरों में लाइनें लंबी हो गईं, पहले राशन के लिए, फिर केरोसिन के लिए और थोड़े दिन बाद नौकरी के लिए भी। गांवों में हरियाली के बीच कर्ज और बाजार के उतार चढ़ाव ने किसानों की नींद उड़ानी शुरू कर दी। इंदिरा गांधी इन आंकड़ों को रोज अपनी फाइलों में देखती। सुबह की मीटिंगों में आर्थिक सलाहकार ग्राफ दिखाते, जहां ऊपर जाने वाली रेखा अब नीचे की ओर झुकने लगी थी। वह उनसे सवाल करती, हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, योजनाएं शुरू कीं, फिर भी आम आदमी तक राहत क्यों नहीं पहुंच रही? जवाबों में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, तेल संकट, खराब मानसून जैसे शब्द आते। लेकिन जनता को फर्क नहीं पड़ता कि तेल की कीमत की सने बढ़ाई। उसके लिए तो बस इतना दिखता है कि घर का बजट टूट रहा है। यहीं जमीन पर असंतोष के बीज अंकुरित होने लगे। गुजरात में 1974 में छात्रों ने खाने की बढ़ती कीमतों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। नवनिर्माण आंदोलन ने वहां की सरकार को हिला दिया। आखिरकार राज्य सरकार को हटना पड़ा। यह एक खतरनाक संकेत था। अगर छात्र मिल जाए, अगर गुस्से में भरी युवा पीढ़ी सड़कों पर उतर आए, तो सत्ता के सबसे ऊंचे किलों की दीवारें भी दरक सकती हैं। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां छात्र, बेरोजगार युवा और भ्रष्टाचार से त्रस्त आम जनता ने आवाज उठानी शुरू की। यही वह क्षण था जब एक पुराना, लगभग संन्यास ले चुका नाम अचानक फिर से राष्ट्रीय मंच पर लौट आया। जयप्रकाश नारायण, जेपी के नाम से मशहूर यह बूढ़ा क्रांतिकारी, जिसने आजादी की लड़ाई में जेलें देखी थीं, जिसने सत्ता से हमेशा दूरी बनाए रखी थी, अब खुलेआम कहने लगा, यह सरकार भटक गई है, इसे बदलना होगा, हमें संपूर्ण क्रांति चाहिए। पटना, दिल्ली, अहमदाबाद से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक उसके भाषण टेप रिकॉर्डर पर सुने जाते, उसकी तस्वीरें दीवारों पर चिपकतीं और उसके शब्दों में वे सब उम्मीदें भरने लगीं जिन्हें लोग महसूस कर रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। इंदिरा गांधी के लिए यह किसी निजी विश्वासघात जैसा था। जेपी नेहरू के पूर्व आने साथी, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शवादी, उनमें वह अपने पिता की पीढ़ी का एक शुद्ध, ऊंचा आदर्श देखा करती थी। अब वही बुजुर्ग युवाओं इनकी भीड़ के बीच खड़े होकर उसके खिलाफ नारे लगवा रहा था, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो। और सिर्फ नारे नहीं, जेपी ने एक कदम और आगे बढ़कर सेना और पुलिस से भी अपील कर दी कि अगर सरकार अन्यायपूर्ण आदेश दे तो वे उसका पालन न करें। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे अधिकारियों के लिए यह वाक्य किसी गोली से कम नहीं था। प्रधानमंत्री के लिए तो यह सीधी चुनौती थी, राज्य की वैधता पर हमला। उधर विपक्षी दल, जनसंघ, समाजवादी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सब एकजुट होने लगे। मोरारजी देसाई, जो कभी इंदिरा के साथ उसी पार्टी में उसके प्रतिद्वंद्वी थे, अब उसके खिलाफ बनते इस बड़े मोर्चे में एक प्रमुख चेहरा बन गए। जैसे पुरानी दुश्मनी ने नया रूप ले लिया हो। इंदिरा के लिए यह संघर्ष अब केवल नीतिगत मतभेद नहीं रहा, यह उसकी पूरी राजनीतिक यात्रा, उसकी वैधता, उसके होने पर सवाल बन गया था। यही वह समय था जब एक और कम दिखाई देने वाला मोर्चा खुला अदालतों में। 1971 के चुनाव के बाद से ही उसका रायबरेली से जीत को लेकर एक केस चल रहा था। उसके विपक्षी उम्मीदवार राजनारायण ने आरोप लगाया था कि चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का लाभ उठाया गया। उस समय यह मामला बस एक कानूनी प्रक्रिया जैसा लगा था। प्रधानमंत्री, कैबिनेट, युद्ध योजनाएं, इन सब के बीच किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह केस आगे चलकर पूरे देश की राजनीति की धुरी बन जाएगा। 12 जून 1975 की सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक शांत से कोर्टरूम में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। बाहर रिपोर्टर इंतजार कर रहे थे। दिल्ली में सरकार को भरोसा था कि मामला किसी मामूली फटकार के साथ निपट जाएगा, लेकिन फैसले के शब्द एक एक करके जैसे किसी मौन विस्फोट की तरह गिरते गए। इंदिरा गांधी
का 1971 का चुनाव अवैध घोषित और उस पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उसके खिलाफ यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। दिल्ली में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने तुरंत नारा उठाया, जब तक फैसला पलटा नहीं जाता, इंदिरा हटाओ। उसके घर के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गए। संसद में उसके खिलाफ प्रस्ताव की चर्चा होने लगी। तकनीकी रूप से यह फैसला केवल उसकी सांसद सदस्यता पर निशाना था, प्रधानमंत्री पद पर नहीं, लेकिन नैतिक सवाल हवा में तैर रहा था। क्या एक दंडित नेता देश चलाने के नैतिक अधिकार का दावा कर सकती है? इंदिरा के पास वक्त बहुत कम था। अदालत ने उसे थोड़ी राहत दी, सुप्रीम कोर्ट में अपील का अवसर और आंशिक स्थगन, लेकिन यह आंशिक भी अपन इस साथ एक उलटी गिनती लेकर आया। कुछ ही दिनों में या तो उसे पूर्ण राहत मिलती या उसे अपने पद पर पुनर्विचार करना पड़ता। देश के अखबारों, मेन रेडियो के कार्यक्रमों में, घर घर की बातचीत में यही सवाल गूंजने लगा, क्या वह इस्तीफा देगी? एंडाम। उसके सामने 2 रास्ते थे। पहला, वह अपने पद से हट जाए, किसी और को अस्थायी प्रधानमंत्री बना दे और खुद न्यायिक लड़ाई लड़े। यह रास्ता उसे नेहरू की विरासत के अनुरूप लोकतांत्रिक आदर्शवाद की दिशा में खड़ा करता। दूसरा, वह अपनी राजनीतिक पूंजी, अपनी लोकप्रियता और अपना प्रशासनिक तंत्र का पूरा इस्तेमाल करके किसी तरह सत्ता को अपने पास ही बनाए रखे। बाहर गली में खड़े युवकों की आंखों में वह अभी भी डायमंड बांग्लादेश की विजेता थी, लेकिन अदालत के निर्णय ने उसके भीतर एक कच्चा डर भी जगा दिया था। अगर मैंने एक बार कुर्सी छोड़ दी तो क्या वे मुझे फिर लौटने देंगे? इसी द्वंद्व के बीच रात की बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री आवास के कमरों की लाइटें देर तक जलतीं, फाइलें, कानूनी मत, खुफिया रिपोर्टें सब मेज पर फैले रहते। कुछ सलाहकार, विशेषकर उसके पुराने संस्थागत किस्म के सहयोगी, कहते, मैडम थोड़ा समय के लिए पद छोड़ दीजिए, आपकी छवि ऊंची होगी, आप और ताकत के साथ वापस आएंगी। दूसरी ओर उसके अधिक आक्रामक राजनीतिक सलाहकार, जिनमें संजय गांधी और कुछ युवा नेता शामिल थे, कहते, यह आपके खिलाफ एक साजिश है। अगर आप झुकेंगी तो वे आपको कुचल देंगे, आपको मजबूती दिखानी होगी। इसी बीच देश में जेपी का आंदोलन तेज हो चुका था। रैलियों में इंदिरा सरकार हाय हाय के नारे, छात्रों की हड़तालें, सरकारी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन, सब मिलकर एक अजीब सा बेचैन माहौल बना रहे थे। अलग अलग घटनाएं जो दिखने में बिखरी हुई लगती थीं, महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अदालत का फैसला, छात्र आंदोलन, अब एक ही रेखा में जुड़ती नजर आने लगीं। इंदिरा हटाओ। 23 जून की रातों में प्रधानमंत्री आवास में जो बातचीतें हुईं, वे भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक क्षणों में से थीं। विकल्पों पर चर्चा हुई, संवैधानिक सुधार, इस्तीफा, चुनाव की घोषणा या कुछ और कठोर। तभी संविधान की एक धारा, जो अब तक लगभग किताबों के पन्नों में ही थी, अचानक व्यावहारिक विकल्प के रूप में सामने आई। अनुच्छेद 372, आपातकाल। बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार को असाधारण अधिकार दिए जा सकते थे। सवाल यह था, क्या वर्तमान स्थिति को आंतरिक आपातकाल कहने की हद तक गंभीर माना जाए? और असली सवाल, क्या उसे ऐसा कहना चाहिए? 25 जून 1975 की रात दिल्ली सामान्य दिख रही थी। लोग अपने अपने घरों में टीवी न होने के उस दौर में रेडियो की धीमी आवाज में फिल्मी गाने सुन रहे थे। कहीं से दाल की खुशबू उठ रही थी, कहीं से पंखे की छर्र छर्र। लेकिन शाहजहां रोड, साउथ एवेन्यू और कुछ गिने चुने सरकारी भवनों के भीतर फोन की घंटियां बार बार बज रही थीं। काले रंग के सरकारी एम्बेसडर इधर उधर दौड़ रहे थे और कागजों पर तेज तेज हस्ताक्षर हो रहे थे। आधी रात के बाद राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया जाता है। जैसे ही स्याही सूखी, सत्ता का चेहरा बदल गया। रात के सन्नाटे में पुलिस की जीपें चलीं। जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी
लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और हजारों अन्य विपक्षी नेताओं को उनके घरों से उठाकर जेलों में डाल दिया गया। कुछ अखबारों के प्रेस बंद कर दिए गए। कुछ के दफ्तरों में जाने से पहले ही पुलिस उनके पन्नों की जांच करने लगी। सुबह जब दिल्ली जागी, रेडियो पर एक सूख ईसी आवाज सुनाई दी। देश के हित में और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने आपातकाल लागू करने का निर्णय लिया है। यह वह निर्णायक मोड़ था जहां इंदिरा गांधी की छवि जनता के मन में दो हिस्सों में विभाजित होने लगी। एक तरफ मजबूत, निर्णायक, देश बचाने वाली नेता, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचलने वाली तानाशाह। उसके समर्थक कहते, देश अराजकता की ओर जा रहा था, अनुशासन की जरूरत थी। विरोधी चिल्लाते, यह सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोंटना है। लेकिन जो भी हो, एक बात साफ थी, रातों रात समय का तराजू पूरी तरह उसकी तरफ झुका दिखने लगा था। अदालत का फैसला, जेपी का आंदोलन, विपक्ष की एकता, सब कम से कम कुछ समय के लिए कुर्सी के नीचे दब गए। आपातकाल के शुरुआती महीनों में एक अजीब सा सन्नाटा भरा अनुशासन पूरे देश में फैल गया। अखबारों के पहले पन्ने पर किसी विवादास्पद खबर से पहले एक अदृश्य सी कैंची चलने लगी। सेंसरशिप। कार्टूनिस्टों के पेन थम गए, संपादकों की कलमें खुद ही खुद वाक्य काटने लगीं। जेलों में बंद नेताओं के चेहरे पर दाढ़ी बढ़ती गई, लेकिन जनता के सामने उनका चेहरा धीरे धीरे गायब होता गया। रेलवे टाइम टेबल में देर से चलने वाली ट्रेनों की संख्या कम होने लगी। सरकारी दफ्तरों में देर से पहुंचने वाले बाबुओं पर कार्रवाई होने लगी। कुछ लोग कहते, देखो, देश में अनुशासन आ गया है। कुछ लोग फुसफुसाकर जवाब देते, और डर भी। इंदिरा गांधी इन शुरुआती सफलताओं को ध्यान से देखती। महंगाई को चहत तक काबू में आई, हड़तालें लगभग बंद हो गईं, अपराध के आंकड़े नीचे जाने लगे। उसे लगता था, मैंने जो किया वह सही था। अगर मैंने यह कदम नहीं उठाया होता तो देश अराजकता में फंस जाता। यही विश्वास धीरे धीरे और कठोर होता गया। लेकिन इस बीच सत्ता के गलियारों में एक नया चेहरा, एक नई आकृति ज्यादा तेजी से उभरने लगी। उसका छोटा बेटा संजय गांधी। संजय, जो कभी कार बनाने के सपने के साथ इंजीनियरिंग और फैक्ट्री प्रोजेक्ट्स में उलझा हुआ लड़का था, अब आपातकाल के दौर का सबसे प्रभावशाली लेकिन गैर चुना हुआ केंद्र बन रहा था। उसके पाम सूत्रीय कार्यक्रम, परिवार नियोजन, गरीब बस्तियों का पुनर्वास, पेड़ लगाना, नशाबंदी और दहेज विरोध कागज पर अच्छे लगते थे, लेकिन जमीन पर इन्हें लागू करने का तरीका, खासकर परिवार नियोजन, एक भयावह रूप लेने लगा। अधिकारियों को नसबंदी के टारगेट दिए गए। पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से गांवों और शहरों के गरीब पुरुषों को ट्रकों में भरकर नसबंदी कैंपों में ले जाया जाने लगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट की तस्वीरें इस दौर का जख्म बन गईं। संजय के स्लम क्लियरेंस कार्यक्रम के तहत बुलडोजर पुराने घरों पर चढ़ गए। लोग विरोध करने पुलिस की गोलियां चलीं, लाशें गिरीं और फिर उसी जगह पर खामोशी का मलबा बिछा दिया गया। अखबारों को इन तस्वीरों को छापने से रोका गया, लेकिन कहानियां मुंह हज़बानी फैलती रहीं। किसी का जवान बेटा नसबंदी के बाद ऑपरेशन टेबल पर ही मर गया। किसी के बूढ़े पिता को जबरन अस्पताल ले जाया गया। किसी की झुग्गी रातों रात गिरा दी गई। क्या इंदिरा गांधी इन क्रूरताओं से पूरी तरह अनजान थी? शायद नहीं, लेकिन उसके कमरे तक पहुंचते पहुंचते हर रिपोर्ट नीतियों की सफलता, कथित शिकायतें अतिरंजित हैं जैसे वाक्यों के साथ पैक होकर आती, और वह खुद भी अपने मन में एक तर्क दोहराती रहती। इतने बड़े देश को बदलना है तो कुछ कठोरता तो करनी ही पड़ेगी, कुछ बलियाओं तो चढ़ेंगी। यही वह खतरनाक बिंदु था जहां नैतिक संवेदना और राजनीतिक यथार्थ के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। फिर भी आपातकाल हमेशा के लिए नहीं चल सकता था। संविधान में कोई स्पष्ट समय सीमा न सही, लेकिन समाज की धड़कनें एक अनकहा समय सीमा तय कर रही थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना बढ़ रही थी। बड़े लोकतंत्र जो कल तक इंदिरा को युद्ध विजेता के रूप में सम्मान देते थे, अब प्रेस की आज़ादी और मानवाधिकारों
कारों पर सवाल उठाने लगे। देश के भीतर दबे स्वर में कहानियां घूमने लगीं। फलां पत्रकार जेल में है, फलां नेता को अंधेरे सेल में रखा गया है, फलां जिले में नसबंदी के खिलाफ दंगे हुए हैं। इन सब के बीच एक और उलटी गिनती चल रही थी। इस बार उसकी अपनी उम्र, उसकी राजनीतिक यात्रा और उसकी विरासत की। अगर वह बहुत अधिक समय तक आपातकाल को खींचती तो इतिहास उसे केवल तानाशाह के रूप में दर्ज कर सकता था। अगर वह समय से पहले इसे हटा देती तो विपक्ष फिर से सिर उठा सकता था और उसके लिए सत्ता का सुख खतरे में पड़ सकता था। उसकी आंखों के सामने दो तस्वीरें झूलतीं। एक, जेल की कोठरी में बैठा मोरारजी देसाई, जो अगर बाहर आया तो निश्चित ही उसे हटाने की हर संभव कोशिश करेगा। दूसरी, गरीबी हटाओ की रैलियों में जय जयकार करती जनता, जो शायद उसे एक और मौका दे सके। अंततः 1977 की शुरुआत में उसने एक और चौंकाने वाला निर्णय लिया। उसने खुद ही आम चुनाव की घोषणा कर दी और कुछ ही समय बाद आपातकाल भी हटा दिया। यह मानो किसी बंद कमरे का दरवाजा अचानक खोल देने जैसा था, जहां सालों से जमा हवा एक साथ बाहर निकलती है। विपक्षी नेता जेलों से बाहर आने लगे। उनके चेहरे पर जेल की थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक। अब जनता फैसला करेगी। मोरारजी देसाई, जेपी, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनारायण, सब एक नई छतरी के नीचे इकट्ठा हुए। जनता पार्टी। इंदिरा गांधी के सामने फिर वही पुराना, लेकिन अब और भी धारदार प्रतिद्वंद्वी खड़ा था, मोरारजी देसाई। वह आदमी जिसे उसने 1966 में मात दी थी, 1959 में संगठन से अलग कर दिया था, अब जनता पार्टी के वरिष्ठ, सख्त, ईमानदार चेहरे के रूप में उभर रहा था। चुनाव की घोषणा के साथ ही समय ने फिर से एक सीमा खींच दी। कुछ ही हफ्तों में मतदान होना था। इतने कम समय में क्या वह आपातकाल की कठोरता, नसबंदी की यातनाओं, प्रेस की चुप्पी और हजारों गिरफ्तारियों की याद के ऊपर विकास और स्थिरता की कोई नई कहानी लिख पाने वाली थी? चुनावी अभियान शुरू हुआ। इंदिरा देश के कोनों में गई, मंच पर खड़ी होकर कहती, अगर आपातकाल न होता तो देश टूट जाता। जो किया, देश के लिए किया। उसकी आवाज में अभी भी वही आत्मविश्वास था, लेकिन भीड़ की आंखों में अब पहले वाली बेइंतहा चमक नहीं थी। कहीं लोग चुपचाप सुनता, कहीं कुछ लोग पीछे से फुसफुसाकर कहते, मेरे भाई को बिना कारण पकड़ा गया था, मेरे गांव में जबरन नसबंदी हुई थी। दूसरी तरफ जनता पार्टी की रैलियां एक अजीब, विस्फोटक ऊर्जा से भरी थीं। अलग अलग विचारधाराओं के नेता एक ही मंच पर सिर्फ एक वाक्य के लिए इकट्ठा थे, इंदिरा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। जेपी बीमारी से कमजोर हो चुके शरीर के बावजूद व्हीलचेयर से उठकर या वहीं बैठे बैठे जनता को याद दिलाते, यह लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक सोच के खिलाफ है। सवाल यह है कि क्या हम डर के साथ जीना चाहते हैं या आजादी के साथ? मोरारजी देसाई अपने संयत लेकिन कठोर शब्दों में आपातकाल के एक्सेसेस गिनाते और खुद को ईमानदार, अनुशासित, लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में पेश करते। दिल्ली में इंदिरा के घर के भीतर चुनावी नक्शे दीवारों पर लगे थे। सर्वे रिपोर्टें, खुफिया आकलन सब बताते थे कि वह अभी भी मजबूत है, खासकर दक्षिण और कुछ राज्यों में। उसे लगता, लोग जानते हैं कि मैंने देश को कहां से कहां पहुंचाया है। कुछ नाराज होंगे, पर अंत में वही चुनेंगे जो उन्हें स्थिरता दे सके। शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने यह समझने में चूक की कि जो भय आपने पैदा किया है, वही भय एक दिन मतदान केंद्र में भी आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। मतदान के दिन लंबी कतारें लगीं। गांवों में, शहरों में, कस्बों में लोग चुपचाप अंदर जाते, मतदान मशीनों या बैलेट बॉक्स के सामने खड़े होकर अपने मन की बात एक छोटी सी मुहर से व्यक्त करते। इंदिरा के लिए यह एक और परीक्षा थी, लेकिन इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा था। यह केवल सरकार बनाने गिराने का सवाल नहीं था, यह तय हो न था कि इतिहास उसे किस नाम से याद करेगा। जब नतीजे आने शुरू हुए तो सबसे पहले हैरानी, फिर सन्नाटा और फिर सदमे की लहर फैल गई। हिंदी
पट्टी के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां कभी कांग्रेस लगभग स्वाभाविक ताकत मानी जाती थी, वहां उसे ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए देखा गया। एक के बाद एक सीट पर जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते गए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खबर आई रायबर एली, वह सीट जो कभी उसकी अभेद्य मानी जाती थी, जहां से वह बार बार जीतकर आई थी, वहां से वह खुद हार गई है। राजनारायण, वही नेता जिसने अदालत में उसका चुनाव चुनौती दी थी, अब सीधे चुनावी मैदान में उसे मात दे चुका था। दिल्ली के एक सफदरजंग रोड के भीतर यह क्षण किसी धीम लेकिन गहरे कट की तरह था। वह महिला जो कभी युद्ध जीतकर लौटी थी, जिसके लिए लाखों लोगों ने सड़क पर नारे लगाए थे, अब चुनावी हार की कड़वी सच्चाई के सामने बैठी थी। टीवी चैनल तब नहीं थे, लेकिन रेडियो पर आती खबरें, अखबारों की मोटी सुर्खियां, सब एक ही बात कह रहे थे। कांग्रेस पराजित, जनता पार्टी को भारी बहुमत। कुछ ही दिनों में उसे प्रधानमंत्री निवास खाली करना था। सत्ता की चाबी उस आदमी के हाथ में सौंपनी थी जिसे उसने वर्षों तक पीछे धकेला था, मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री कार्यालय से निकलते समय उसकी मेज पर रखी फाइलें किसी और के नाम होने वाली थीं। कुर्सी जिस पर बैठकर उसने युद्ध का निर्णय लिया, आपातकाल की फाइल पर हस्ताक्षर किए, अब किसी और के शरीर का भार उठाने वाली थी। सरकारी गाड़ी के काफिले की दिशा बदलने वाली थी। पहले वह नॉर्थ ब्लॉक की तरफ मुड़ती थी, अब वहीं से किसी और का काफिला चलेगा। पराजय के इस गहरे क्षण में भी उसके भीतर सब कुछ टूट नहीं गया था। आंकड़ों, नारेबाजी और सीटों के खेल के पीछे वह खुद अपने आप से एक और ज्यादा कठिन सवाल पूछ रही थी। क्या या मैं सचमुच गलत थी, या इतिहास ने मेरे साथ अन्याय किया? बाहर जनता हंस रही थी, जश्न मना रही थी, लोकतंत्र की बहाली के नारे लगा रही थी। अंदर उसके मन में एक और तरह की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, या समय मुझे एक और मौका देगा? इंदिरा गांधी अब सत्ता से बाहर थी और उसका सबसे पुराना प्रतिद्वंद्वी मोरारजी देसाई आखिरकार भारत का प्रधानमंत्री बन चुका था। संघर्ष ऐश की यह बड़ी बाजी वह हार चुकी थी, लेकिन उसकी जीवन यात्रा के साथ एक अजीब नियति हमेशा से जुड़ी रही थी। जब भी लगा कि वह पूरी तरह में गई है, कहीं न कहीं से उसके भीतर एक और जिद, एक और ऊर्जा उठ खड़ी होती। 1977 की इस हार ने उसे पहली बार निर्वाचित रूप से सत्ता से बाहर धकेला था, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक चिंगारी बची थी। वही चिंगारी जो कुछ साल बाद भारतीय राजनीति को एक बार फिर चौंकाने वाली थी। दिन एक सफदरजंग रोड पर आखिरी बार उसका सूटकेस बंद हुआ। दिल्ली की हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। खत्म हो गई, अब नहीं लौटेगी। वही औरत जिसकी एक आवाज पर सेनाएं सरहद पार कर जाती थीं, आज अपने ही घर से ऐसे निकल रही थी जैसे कोई किराएदार नोटिस मिल जाने पर अचानक सामान समेट कर चला जाता है। कार का दरवाजा बंद हुआ, काफिला आगे बढ़ा और कुछ ही सेकंड में भारत की सत्ता का केंद्र उससे दूर होता चला गया। बाहर दुनिया ने सोचा कहानी का पर्दा गिर चुका है, पर इंदिरा गांधी के भीतर उसी क्षण एक और घड़ी टिक टिक करना शुरू कर चुकी थी। मेरे पास कितना समय है खुद को साबित करने के लिए, और उसे मुझसे छीना किसने? नई सरकार के शपथ लेने के समय संसद भवन में एक अजीब दृश्य था। एक तरफ मोरारजी देसाई सूती कपड़ों में सख्त चेहरे के साथ प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ पीछे की कतारों में संकरी बेंच पर बैठी इंदिरा पहली बार विपक्ष की सीट से सब देख रही थी। जिस सदन में कभी उसकी आवाज गूंजती थी, वहां अब उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी के शब्द तैर रहे थे। हर वाक्य, हर ताना मानो उसे व्यक्तिगत तौर पर चुभता था। आपातकाल, दुरुपयोग, तानाशाही, ये सिर्फ भाषण नहीं थे, यह उस पर लगाए गए ठप्पे थे जिन्हें मिटाने के लिए उसके पास अब न तो सत्ता थी, न सरकारी मशीनरी, बस यादें, अनुभव और एक जिद। जनता पार्टी की सरकार की शुरुआत बदले की आग से हुई। उन्होंने इंदिरा को राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, लगभग शत्रु की तरह देखना शुरू किया। आयोग बने, जांचें बैठीं, फाइलों की धूल झाड़ी गई, हर कागज, हर निर्णय में आजिश खोजी गई।
कैमरों के सामने मोरारजी देसाई और उनके साथी बार बार कहते, हम इस देश को इमरजेंसी के दाग से मुक्त करेंगे। इंदिरा गांधी को जवाब देना होगा। ये वही मोरारजी थे जिन्हें उसने कभी भीतर ही भीतर कमतर समझा था, बूढ़ा, जिद्दी, बीते जमाने का आदमी। अब वह उसके राजनीतिक भाग्य पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा था। पुराने प्रतिद्वंद्वी की यह वापसी उसके लिए सिर्फ सत्ता का खोना नहीं, एक निजी और वैचारिक हार भी थी। लेकिन इंदिरा गांधी को बचपन से एक चीज ने कभी नहीं छोड़ा था, गिरकर फिर खड़े हो जाने की आदत। सत्ता छिन गई थी, पर उसके पास अभी भी कुछ था जो किसी चुनावी नतीजे से नहीं मापा जा सकता था। उसकी छवि, उसका करिश्मा और उन करोड़ों लोगों की याद जिनके लिए वह कभी गरीबी हटाओ की उम्मीद बनकर आई थी। उसने फैसला किया, अगर उसे फिर से लड़ना है तो वह अदालतों की दलीलों से नहीं, जनत आके सामने अपने आप को रखकर लड़ेगी। पार्टी टूट चुकी थी। कांग्रेस में से कांग्रेस पहले ही निकल गई थी। अब 1977 की हार के बाद अंदर से कई धड़े उठ खड़े हुए। बहुत से पुराने नेता जो आपातकाल के दौरान चुपचाप फायदे लेते रहे थे, अब अचानक लोकतंत्र प्रेमी बन गए और उससे दूरी बनाने लगे। इंदिरा ने तय किया, अगर मुझे फिर से पार्टी बनानी है तो मुझे पुराने पहाड़ों पर नहीं, नई नींव पर चढ़ना होगा। कांग्रेस आई यानी इंदिरा नाम ही खुद एक बयान था। मैं अलग रास्ता चुन रही हूं जो मेरे नाम से शुरू होता है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए नहीं है। उधर जनता पार्टी की जोड़ीदार सरकार अपने ही बोझ से डगमगाने लगी। एक मंच पर जो लोग इमरजेंसी के खिलाफ एकजुट हो गए थे, वे सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही आपस में टकराने लगे। समाजवादियों का एजेंडा अलग, जनसंघ के नेताओं की सोच अलग, पुराने कांग्रेसी असंतोष अलग। मोरारजी अपने सिद्धांतों में कठोर थे, पर राजनीतिक लचीलेपन में कमजोर। मंत्रिमंडल की बैठकों में बहसें अक्सर एक दूसरे पर आरोपों में बदल जातीं। जनता ने जिस विकल्प को चुना था, वही विकल्प अब अंदर से टूटने लगा। इंदिरा दूर से देखती और समझती कि समय उसके पक्ष में धीमे धीमे लौट रहा है, पर साथ ही यह भी जानती थी कि इस टूटन का लाभ उठाने के लिए उसके पास सीमित समय है। अगर लोग पूरी तरह मोह भंग हो गए तो वे सिर्फ उसे नहीं, पूरी राजनीति को ही खारिज कर सकते थे। इसी बीच बदले की राजनीति ने एक और तीखा मोड़ लिया। 1977 और उसके बाद के महीनों में इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ गई। भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, चुनावी गड़बड़ी, आरोपों की सूची लंबी होती जा रही थी। फिर वह दृश्य आया जिसने भारतीय राजनीति की स्मृति में एक और जली हुई लकीर डाल दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी। दिल्ली की सड़कों पर उस दिन एक अजीब सा उल्टा नजारा था। सफेद एम्बेसडर कार, जिसके अंदर कभी प्रधानमंत्री बैठती थी, अब पुलिस के काफिले के बीच चल रही थी, और उसके अंदर बिना किसी पद के वही इंदिरा गांधी बैठी थी, सिर सीधा, चेहरा स्थिर, आंखों में जिद की आग। मोहल्लों में खबर फैलती गई, इंदिरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनता पार्टी समझ रही थी कि यह कदम उसे कानून के कटघरे में खड़ा करके छोटा कर देगा, लेकिन सड़क पर, गली कूचों में इसका असर कुछ और ही हुआ। लोग कहने लगे, आज जिस तरह ये उसे घसीट रहे हैं, कल किसी और को भी ऐसे ही घसीट सकते हैं। थाने में ली गई उसकी उंगलियों की छाप, जेल की रजिस्टर पर लिखा गया उसका नाम, इंदिरा नेहरू गांधी, बेटी मोतीलाल नेहरू, ये सब उस औरत के लिए अपमानजनक निशान थे जो अपने आप को राष्ट्र के इतिहास का हिस्सा समझती थी। लेकिन राजनीतिक स्तर पर यह उसकी वापसी की पहली सीढ़ी बन गए। अगले ही दिनों अदालत में उसकी गिरफ्तारी को प्रक्रियात्मक रूप से गलत ठहराया गया और उसे रिहा कर दिया गया। वह जेल का फाटक पार करती हुई जब बाहर आई तो कैमरों के फ्लैश चमके और भीड़ में से आवाज आई, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। विरोधी ने उसे अपराधी की तरह दिखाने की कोशिश की थी। जनता के एक हिस्से की नज़र में वह अब पीड़िता, लगभग शहीद जैसी दिखने लगी। मोरारजी देसाई के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उनका इरादा था इंदिरा को राजनीति से बाहर धकेल देना, लेकिन हर चोट के बाद वह और ज्यादा सख्त दिखने लगी। जनता पार्टी के भीतर ही लोग फुसफुसाने लगे, हम सरकार चलाने आए थे या सिर्फ इंदिरा से बदला लेने।
वही पुराना प्रतिद्वंद्वी जो कभी पार्टी मीटिंगों में उससे टकराता था, अब अपने ही साथियों से घिरने लगा। समय का तराजू अब तेजी से झुकन लगा। 1969 तक आते आते जनता पार्टी की सरकार बिखरने लगी। गठजोड़ टूटे, समर्थन वापस लिए गए और अंत में मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। कुछ महीनों के लिए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन बिना स्थिर बहुमत के उनकी सरकार टिक नहीं सकी। अब विकल्प सिर्फ एक बचा था, फिर से चुनाव। ये वही मंच था जहां इंदिरा हमेशा सबसे ज्यादा सहज रहती थी। चुनावी मैदान, खुले मैदानों की रैलियां, जनता से सीधा संवाद। लेकिन इस बार दाम पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। 1977 की हार के बाद 1980 का चुनाव उसके लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं था। यह उसके नाम, उसकी वैधता, उसके पूरे राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की आखिरी तय तारीख जैसा था। उम्र बढ़ रही थी, बालों में सफेदी गहरी हो रही थी, स्वास्थ्य भी पहले जैसा नहीं था। वह जानती थी, अगर इस बार हारी तो इतिहास मुझे सिर्फ इमरजेंसी के काले अध्याय से ही याद करेगा, और अगर जीती तो हो सकता है मुझे खुद अपनी कहानी दोबारा लिखने का मौका मिल जाए। चुनावी रैलियों में वह मोरारजी का नाम कम लेती, पर जनता पार्टी की विफलताओं की पूरी सूची उसके पास होती। वह कहती, इन लोगों ने आपसे वादा किया था कि वे आपको आज़ादी देंगे, मिला क्या? टूटी हुई सरकार, बढ़ती हुई अनिश्चितता और सिर्फ बदले की राजनीति। वह अपनी गलतियों को पूरी तरह न सही, पर आधे अधूरे शब्दों में स्वीकार डर भी करती। हाँ, आपातकाल में कुछ चीजें ऐसी हुईं जो नहीं होनी चाहिए थीं, पर हमने जो भी किया देश को स्थिर रखने के लिए किया। उनसे पूछिए, उन्होंने क्या किया? इस बार उसकी आवाज में वही पुराना तेज था, पर ऊपर से एक थकी हुई सच्चाई भी थी, जैसे कोई यह मानने को तैयार हो कि उसने चोट पहुंचाई है, लेकिन खुद भी कई चोटें झेली हैं। जब 1980 के चुनावों के नतीजे आए तो देश ने एक और चौंकाने वाला मोड़ देखा। कांग्रेस आई भारी बहुमत से वापस सत्ता में थी। कई राज्यों में जनता पार्टी का नामो निशान मिट गया था। टीवी तो अभी भी नहीं थे, पर रेडियो पर गूंजती आवाज, अखबारों के मोटे अक्षर और चौराहों पर जश्न की आवाजें सब कह रही थीं, इंदिरा वापस आ गई है। वह स्त्री जिसे 3 साल पहले लोकतंत्र के कातिल के रूप में कोसा गया था, अब उसी लोकतंत्र की ताकत से फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रही थी। मोरारजी देसाई, उसका पुराना प्रतिद्वंद्वी, अब सिर्फ इतिहास की एक थकी हुई फोटो जैसा लगने लगा। कुछ समर्थक, कुछ पुराने भाषण और एक आधा अधूरा कार्यकाल। सत्ता के अखाड़े में यह राउंड इंदिरा ने स्पष्ट रूप से जीत लिया था, लेकिन वह भी जानती थी कि यह जीत उसे एक और कहीं ज्यादा कठिन दौड़ की शुरुआत पर खड़ा कर रही है। पहली बार जब वह प्रधानमंत्री बनी थी, तब उसके सामने साबित करने का काम था कि वह नेहरू की बेटी से ज्यादा है। अब दूसरी बार उसे साबित करना था कि इमरजेंसी की छाप के बावजूद वह इस देश को आगे ले जा सकती है, और यह सब उसे सीमित समय में करना होगा, क्योंकि उम्र, सेहत और दुनिया की बदलती राजनीति उसे लंबा ग्रेस पीरियड नहीं देने वाली थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में लौटते हुए कमरों की गंध भी कुछ बदली हुई लग रही थी। वही मेज, वही कुर्सी, वही फाइलों के ढेर, लेकिन अब अनुभव के साथ साथ पछतावों का बोझ भी उसके कंधे पर था। इस बार उसके आसपास 2 समानांतर दुनिया चलने लगीं। एक दुनिया जहां वह योजनाएं, पंचवर्षीय कार्यक्रम, पड़ोसी देशों से संबंध और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका तय कर रही थी। दूसरी दुनिया जहां एक मां के रूप में उसका दिल पूरी तरह एक चेहरे पर टिका हुआ था, संजय गांधी। आपातकाल के दिनों में संजय का नाम डर और सत्ता दोनों का पर्याय बन गया था। लोग फुसफुसाते हुए कहते, असल ताकत अब बेटे के पास है। 1980 की वापसी के बाद संजय और भी ताकतवर हो गया। पार्टी टिकटों से लेकर सरकारी नीतियों तक हर जगह उसके इशारे समझे जाने लगे। इंदिरा को यह भी दिखता था कि उसमें एक असाधारण ऊर्जा और करके दिखाने की बेचैनी है, पर यही बेचैनी कई बार उसे खतरनाक हद तक उतावला बना देता। फिर भी वह मन ही मन सोचती, शायद वही इस झुटपुटे समय में मेरे बाद इस राजनीतिक घर को संभाल पाएगा। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर
डर नहीं था। 23 जून 1980 की सुबह दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर एक छोटा सा विमान रनवे पर दौड़ा, उड़ा और कुछ ही मिनटों बाद हवा में अजीब सा डगमगाने लगा। गवाहों ने बाद में कहा, हमने देखा जैसे अचानक जहाज झटका खाकर नीचे गिरने लगा हो। कुछ ही सेकंड में संजय गांधी का विमान जमीन से टकराया और एक धमाके के साथ सब कुछ बिखर गया। जब खबर प्रधानमंत्री तक पहुंची, वह पहले कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गई, जैसे कोई यह समझना ही न चाहे कि उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत, वही बेटा जिससे उसने राजनीतिक चाहे कितनी ही गलतियां की हों, अब हमेशा के लिए चला गया है। अस्पताल के कमरे में उसका चेहरा देखने के समय इंदिरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुलकर बह नहीं रहे थे। जैसे आंसू भी समझ रहे हों कि इस औरत को अभी टूटने की इजाजत नहीं है। अभी देश देख रहा है, अभी पार्टी देख रही है, अभी समय उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। संजय की मौत ने उसके भीतर एक गहरा, लगभग असहनीय खालीपन बना दिया। लेकिन राजनीति और सत्ता की जिंदगी किसी को बहुत देर तक शोक में नहीं रहने देती। कुछ ही दिनों में नए सवाल सामने आ खड़े हुए। अब आगे कौन संभालेगा वह जगह जिसे संजय के लिए तैयार किया गया था? जो व्यक्ति कल तक एयरलाइन का पायलट था, राजनीति से लगभग दूर, वह अचानक इस सवाल के केंद्र में आ गया। राजीव गांधी। राजीव स्वभाव से बिल्कुल अलग था, शांत, संकोची, लगभग निजी जीवन जीने वाला। वह कांग्रेस की गलियारों की भाषा से अनजान और सत्ता के खेल से लगभग बेजार था। लेकिन मां के चेहरे पर फैले अकेलेपन और पार्टी की चिंता ने उसे अंदर से खींच लिया। इंदिरा ने उससे लगभग प्रार्थना सी की, तुम्हें आगे आना होगा। ये सिर्फ परिवार की बात नहीं है, ये उस रास्ते की बात है जिसे हमने इतने सालों में मिलकर बनाया है। अगर तुम नहीं आओगे तो वे लोग जिन्होंने हमें गिराने की कसम खाई है, इस पूरे घर को ढा देंगे। राजीव ने अनिच्छा से ही सही, पर कदम आगे बढ़ाए और कांग्रेस के राजनीतिक मंच पर उसकी धीमी लेकिन स्पष्ट एंट्री शुरू हुई। इंदिरा के लिए अब समय की रफ्तार बदल चुकी थी। उसे एहसास था कि उसके पास अपना उत्तराधिकारी को तैयार करने और देश के सामने एक नई कहानी लिखने के लिए बहुत ज्यादा साल नहीं बचे हैं। उसके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। चेहरे की झुर्रियों में सिर्फ उम्र ही नहीं, संकटों और निर्णयों के निशान थे। बाहर की दुनिया भी बदल रही थी। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव, अफगानिस्तान में युद्ध, पाकिस्तान की राजनीति में उथल-पुथल और भारत के भीतर क्षेत्रीय असंतोष की नई आगें। इन सबक ए बीच एक राज्य धीरे धीरे उसकी नींदें उड़ा रहा था, पंजाब। हरित क्रांति के बाद का पंजाब आर्थिक रूप से संपन्न पर राजनीतिक रूप से बेचैन था। अकाली दल और कांग्रेस के बीच वर्षों से चली आ रही प्रतिस्पर्धा में एक नया चेहरा उभरा, जरनैल सिंह भिंडरांवाले। शुरू में वह सिर्फ एक सिख धार्मिक नेता, एक प्रचारक की तरह दिखता था। उसकी शख्सियत में एक अजीब सा चुंबक था, लंबी दाढ़ी, तेज नजर, शस्त्र धारण और तीखी भाषा। कुछ स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने अकालियों को कमजोर करने के लिए उसे अप्रत्यक्ष समर्थन भी दिया। यह वही पुरानी राजनीतिक गलती थी, किसी छोटे से आग को अपने लाभ के लिए हवा देना, यह सोचकर कि जब चाहेंगे बुझा देंगे। लेकिन भिंडरांवाले जल्द ही सिर्फ धार्मिक का चेहरा नहीं रहा। उसके भाषणों में पंजाबियों के अपमान और अन्याय की बातें बढ़ने लगीं। फिर पाकिस्तान की ओर से और अलगाववादी विचारधारा की तरफ से उसमें एक खतरनाक आत्मविश्वास भरा गया। धीरे धीरे वह खुले तौर पर उन लोगों का समर्थन करने लगा जो हिंसा का रास्ता चुन रहे थे। पुलिसकर्मियों की हत्याएं, हिंदू यात्रियों की बसों पर हमले, सरकारी अधिकारियों पर हमले, पंजाब की हवा में बारूद की गंध घुलने लगी। दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी यह सब रिपोर्टों के रूप में देखती। रोज शाम को उसे सुरक्षा एजेंसियों से फाइलें मिलतीं। आज अमृतसर में फलां जगह गोलीबारी, लुधियाना में बम विस्फोट, जालंधर में पोस्टर जिनमें अलगाववादी नारे। देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोग यह सब अखबारों में छोटे कॉलमों में पढ़ते, पर उसके लिए यह एक अलग ही संकट था। अगर पंजाब में हिंसा बढ़ी, अगर वहां अलगाववाद मजबूत हुआ, तो यह केवल एक राज्य की समस्या नहीं होगी, यह भारत की अखंडता पर सीधा प्रहार होगा। और अगर उसने बहुत कड़ी कार्रवाई की तो सिख समुदाय
आय के एक बड़े हिस्से की भावनाएं आहत हो सकती थीं, जिसका असर पूरे देश में फैल सकता था। वह खुद को एक ऐसे तनी हुई रस्सी पर चलती महसूस करने लगी, एक तरफ राज्य की सुरक्षा, दूसरी तरफ भावनाओं का ज्वालामुखी। भिंडरांवाले और उसके समर्थकों ने धीरे धीरे स्वर्ण मंदिर परिसर को ही अपना मुख्य ठिकाना बना लिया। सामरिक दृष्टि से यह एक भयावह स्थिति थी। धार्मिक स्थल, जहां भारतीय सिखों के लिए सबसे पवित्र भावनाएं जुड़ी थीं, अब हथियारबंद उग्रवादियों के हाथ में था। वहां से वे संदेश देते, वहां से योजनाएं बनती और वहीं उन्हें एक तरह की लाभ ही मिल जाती। हम पर हमला करना, धर्म पर हमला करना होगा। इंदिरा गांधी के लिए यह वह मोड़ था जहां निर्णय की हर दिशा में खून था। अगर वह कुछ न करती तो पंजाब धीरे धीरे आतंकवाद के हाथों गिर सकता था। अगर वह कठोर कदम उठाती तो उसे अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना चलाने वाली कहकर कोसा जा सकता था और सिख समुदाय के भीतर गहरा आक्रोश पैदा हो सकता था। सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठकों में नक्शों पर लाल निशान बढ़ते चले जाते। हर निशान एक हत्या, एक धमाका, एक अपहरण का प्रतीक होता। कमरे में बैठे जनरल, अधिकारी, सलाहकार सब अपने अपने तर्क देते, लेकिन आखिर में स्याही से नहीं, साइंस से फैसला उसे ही करना था। जून 1984 कैलेंडर की तारीखें जैसे किसी उलटी गिनती की तरह लगने लगीं। रिपोर्टें कह रही थीं कि स्वर्ण मंदिर परिसर में भारी मात्रा में हथियार जमा हो चुके हैं। भिंडरांवाले और उसके साथी भीतर से खुले युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कई बार बातचीत और राजनीतिक समाधान की कोशिशें हो चुकी थीं, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। दिन ब दिन यह डर बढ़ रहा था कि अगर अब भी कदम न उठाया गया तो पाकिस्तान या अन्य विदेशी शक्तियां इस स्थिति को और भयानक बना देंगी। इंदिरा अपन एक कमरे में देर रात तक जागती। मेज पर स्वर्ण मंदिर की तस्वीर रखी थी, वही पवित्र स्थल जहां वह पहले श्रद्धा से मथा टेक चुकी थी। अब उसी तस्वीर के नीचे एक फाइल रखी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, प्रस्तावित सैन्य कार्यवाही। दस्तावेज की हर पंक्ति उसकी अंतरात्मा से ढेर टकराती। क्या वह सच में भारतीय सेना को उस जगह भेजने के लिए तैयार थी जो लाखों सिखों की आस्था का केंद्र है? क्या वह जानती थी कि इसके बाद उसके लिए और शायद पूरे देश के लिए क्या परिणाम होंगे? जवाब शायद हाँ और नहीं दोनों थे। वह जानती थी कि यह कदम आग से खेलना है, पर यह भी जानती थी कि अब समय उसके हाथ से निकलता जा रहा है। हर दिन की देरी आतंकियों को और मजबूत और दुस्साहसी बना रही थी। आखिरकार निर्णय हो गया। जून के शुरुआती दिनों में रात के अंधेरे में अमृतसर के आसपास सेना की टुकड़ियां तैनात होने लगीं। शहर की सड़कों पर कर्फ्यू लगा, बाहरी दुनिया से संबंध लगभग कट गए। स्वर्ण मंदिर के चारों ओर भारतीय सेना का घेरा कसता जा रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो चुका था। जो आगे हुआ उसे सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं कहा जा सकता, वह भारतीय लोकतंत्र, धर्म और राजनीति के इतिहास पर पड़ा एक गहरा खून लगा निशान था। स्वर्ण मंदिर परिसर में बंकर बने हुए थे, मशीन गनों की तैनाती थी और अंदर छिपे उग्रवादी आखिरी दम तक लड़ने को तैयार थे। सेना के जवान, जिनमें कई सिख सैनिक भी थे, उस परिसर में दाखिल हुए जहां वे आम दिनों में श्रद्धा से सिर झुकाते थे। अब उन्हें हथियार ताने हुए आगे बढ़ना था। रात में गोलियों की आवाज, रोशनियों की चमक और गुरुद्वारे की दीवारों पर लगे छर्रे, यह सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे कई आंखों ने शायद जिंदगी भर भुलाने की कोशिश की, पर भूल नहीं पाए। कार्रवाई खत्म हुई, भिंडरांवाले मारा गया, हथियार जब्त हुए, सेना ने नियंत्रण संभाल लिया। सरकार की दृष्टि से यह अपरिहार्य लेकिन सफल ऑपरेशन था, लेकिन भावनात्मक स्तर पर लाखों सिखों के दिलों पर यह एक गहरा घाव था। वे हमारे मंदिर में घुसे, हमारी पवित्र जगह पर टैंकों के निशान छोड़े, गोलियों के छेद किए, तख्तों पर खून के धब्बे, दीवारों पर गोलियों के निशान, सरोवर का बदला हुआ रंग, ये सब चीख चीख कर याद दिलाते थे कि इस लड़ाई की कीमत सिर्फ आतंकियों ने नहीं, आस्था ने भी चुकाई है। दिल्ली में ऑपरेशन के बाद
इंदिरा गांधी के लिए माहौल दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे लोग थे जो कहते देश की अखंडता बचाने के लिए जो जरूरी था वह किया गया, अगर वह नहीं करती तो पंजाब जल उठता। दूसरी तरफ विशेषकर सिख समुदाय के भीतर गहरा आक्रोश था। गुरुद्वारों में भावुक भाषण दिए जा रहे थे। विदेशों में बसे सिखों के बीच न्याय और बदले की बात फैल रही थी। सुरक्षा एजेंसियां अब सिर्फ पंजाब की नहीं, उसकी अपनी सुरक्षा की रिपोर्टें भी और सूक्ष्मता से तैयार करने लगीं। हर रिपोर्ट में एक वाक्य बार बार आता, प्रधानमंत्री पर हमले की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर सिख अतिवादी संगठनों की ओर से। उसके सलाहकारों ने सुझाव दिया, आप अपने सिख बॉडीगार्ड हटवा दीजिए मैडम, यह सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर होगा। ऑपरेशन के बाद किसी भी उग्र मानसिकता वाला व्यक्ति भीतर से आपको निशाना बना सकता है। इंदिरा ने शांत स्वर में लगभग कटु दृढ़ता के साथ जवाब दिया, अगर मैं सिर्फ इसलिए किसी सिख को अपने आसपास से हटाऊं कि मैं डरती हूं, तो दुनिया को क्या संदेश जाएगा कि मैं खुद अपने देश के नागरिकों पर भरोसा नहीं करती। अगर मुझे गोली खानी होगी तो कम से कम मेरे अपने मन में यह अपराध बोध नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी को सिर्फ उसकी पहचान की वजह से दूर कर दिया। यह वाक्य उस समय उसके चरित्र की ताकत का प्रमाण लगा। कुछ महीनों बाद यही वाक्य एक भयावह भविष्यवाणी जैसा लगने वाला था। 1984 के उस साल में जैसे जैसे महीने बीत रहे थे, उसकी उम्र 67 के करीब पहुंच रही थी। डॉक्टर उसे आराम की सलाह देते, पर वह रोज सुबह जल्दी उठती, काम की मेज पर बैठती, फाइलें देखती, मीटिंगें करती, यात्राएं करती। राजीव अब राजनीति में सक्रिय हो चुका था, पूरे देश में रैली यहाँ कर रहा था, युवाओं के साथ नए भारत की बातें कर रहा था। माँ कभी कभी उसे देखती और उसके चेहरे में नेहरू की कोमलता, संजय की थोड़ी सी तुनक और अपनी खुद की जिद का मिश्रण पहचान लेती। लेकिन उसके भीतर एक और बहुत निजी घड़ी टिक टिक कर रही थी, मुझे उसके लिए कितना समय बचा है? क्या मैं उसे पूरी तरह तैयार कर पाऊंगी या बीच में ही कहीं यह सब रुक जाएगा? इसी बीच उसके खिलाफ क्रोध की लहरें भी कहीं भीतर से तैर रही थीं। पंजाब में कुछ युवाओं के लिए वह धर्म की दुश्मन बन चुकी थी। दीवारों पर उसके खिलाफ पोस्टर लगते, गुप्त बैठकों में उसके हत्या की बातें होतीं। कुछ सिख जवानों ने सेना से इस्तीफा दे दिया, कुछ ने पुलिस छोड़ दी। दिल्ली की जासूसी रिपोर्टें मोटी होती जा रही थीं। हर रिपोर्ट मानो एक अदृश्य टाइम बम की टिक टिक की तरह थी। खतरा बढ़ रहा है, लेकिन रोजमर्रा की सरकार चलाने की भागदौड़ में और अपने भीतर की थकान के बावजूद जिद के साथ काम करते हुए वह शायद यह मानना नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी की उलटी गिनती किसी और की बंदूक की नली से तय हो चुकी है। 31 अक्टूबर 1934 दिल्ली की हवा में हल्की ठंडक थी। सुबह की धूप अभी पूरी तरह नहीं फैली थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें लटक रही थीं। प्रधानमंत्री आवास के लॉन में वह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक की तैयारी थी। आज बीबीसी की एक टीम उसके साथ इंटरव्यू करने वाली थी। योजना थी कि वह घर से पैदल स्टूडियो सेट तक जाएगी और कैमरा उसके साथ साथ चलेगा, जैसे देश को दिखाना चाहती हो कि मैं अभी भी उतनी ही मजबूत, उतनी ही सक्रिय हूँ। सफेद साड़ी, नीली बॉर्डर, कंधे पर शॉल और बाल जैसे हमेशा आधे पीछे बंधे, आधे खुले। उसने हल्की मुस्कान के साथ घर से बाहर कदम रखा। बगीचे में खिले फूल, सुरक्षा अधिकारियों की विनम्र सी झुकती सलाम, दूर खड़े कैमरा क्रू की हलचल, सब कुछ रोज जैसा सामान्य लगा। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा था। इतिहास अक्सर अपने सबसे असामान्य मोड़ को सबसे सामान्य सुबह से शुरू करता है। उस रास्ते के बीच में एक छोटा सा गेट था, जहां रोज की तरह उसके निजी सुरक्षाकर्मी खड़े थे। उनमें 2 सिख गार्ड भी थे, जिन्हें हटाने की सलाह उसे कई बार दी गई थी और हर बार उसने मना कर दिया था। आज भी वे वहीं थे, एक सब मशीन गन के साथ, दूसरा पीछे। वह पास आई, गेट की ओर बढ़ी। जैसे ही वह उनके सामने से गुजरी, कुछ सेकंड के लिए समय जैसे ठहर गया। फिर अचानक बंदूक से निकली गोलियों की आवाज ने उस शांत सुबह को चीर दिया। पहली गोली ने उसके शरीर को झटका दिया, फिर दूसरी, तीसरी,
चौथी, उसकी सफेद साड़ी पर लाल धब्बे फैलने लगे, पहले छोटे, फिर बड़े, फिर लगभग पूरी साड़ी को भिगोते हुए। वह वहीं ईंटों के रास्ते पर गिर पड़ी। उसके चश्मे अधूरे कोण पर चेहरे से खिसक गए, बाल बिखर गए और आंखें आधी खुली, आधी बंद रह गईं, जैसे किसी अधूरी कहानी की तरह। अंदर से दौड़ते हुए लोग आए। किसी ने चीखा, एम्बुलेंस! तुरंत उसे जल्दी जल्दी उठाकर गाड़ी में डाला गया। सफदरजंग अस्पताल की ओर भागती एम्बुलेंस के भीतर डॉक्टर उसके शरीर पर झुके हुए थे, इंजेक्शन लगा रहे थे, धड़कनें खोज रहे थे, लेकिन कई गोलियां अपना काम कर चुकी थीं। दोपहर तक अखबारों के दफ्तरों, रेडियो स्टेशनों और विदेशों के न्यूज़ रूम में एक ही फ्लैश घूम रहा था, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर हमला, हालत गंभीर। फिर कुछ घंटों बाद वही खबर बदल गई, इंदिरा गांधी नहीं रहीं। जिस शहर ने उसे 2 बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते देखा था, जिस शहर ने आपातकाल की रातों में उसकी खामोश शक्ति महसूस की थी, वही दिल्ली अब उसकी मौत के बाद पागलपन की ओर झुकी। उसकी हत्या के तुरंत बाद राजधानी में अफवाहों, गुस्से और राजनीति का शून्य ने एक ऐसा तूफान पैदा किया जिसकी आग में हजारों निर्दोष सिख नागरिक जल उठे। उसने हमारे नेता को मारा, उन्हें सबक सिखाओ। यह विकृत हिंसक विचार कुछ नेताओं और भीड़ की मिलीजुली साजिश में सड़कों पर उतर आया। गुरुद्वारे जले, घरों पर हमले हुए, लोगों को पहचान पत्र देखकर मारा गया। इंदिरा गांधी, जिसने आखिरी समय तक अपने सिख गार्ड नहीं हटाए थे, अब खुद के बाद उसी समुदाय के निर्दोष लोगों के लिए एक अनजानी भयानक सज्जा बन गई। राजीव गांधी ने मां की लाश के पास खड़े होकर आंसू भरी आंखों और दबे हुए क्रोध के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके लिए यह वैसी विरासत नहीं थी जिसकी तैयारी उसने शांतिपूर्वक धीरे धीरे की हो। यह विरासत उसे एक धधकती चिता की गर्मी के बीच मिली थी। जब इंदिरा का अंतिम संस्कार हुआ, यमुना किनारे चिता पर लेटी सफेद फूलों से ढंकी उस देह को देखते हुए देश ने एक बार फिर महसूस किया कि चाहे उससे कितनी ही असहमति रहे, वह उनके इतिहास का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। उसकी चिता की लपटों में बुजुर्ग नेहरू की परछाई, संजय की अधूरी हंसी और राजीव की थमी हुई सांसें सब एक साथ नजर आती थीं। और तब मौत के बाद इंदिरा गांधी की कहानी ने एक और रूप बदल लिया। अब वह सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं रह गई थी, वह बहस का स्थायी विषय, प्रतीक और चेतावनी बन चुकी थी। उसके समर्थक उसे आज भी लौह महिला के रूप में देखते हैं, जिसने देश को युद्ध में जीत दिलाई, हरित क्रांति की संरक्षक बनी, गरीबी हटाने के लिए बैंकों और रियासतों पर चोट की, आत्मनिर्भर विदेश नीति की नींव रखी। उसके विरोधी कहते हैं, वही औरत थी जिसने लोकतंत्र पर आपातकाल का ताला लगाया, नागरिक अधिकारों को कुचला, पंजाब की आग को गलत अंदाजा लगाया और अपनी सत्ता बचाने के लिए हर सीमा पार की। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है, और उसी असुविधाजनक बीच में उसका असली चेहरा छिपा है। एक ऐसी व्यक्ति जो अपने समय की उपज भी थी और अपने समय से आगे जाने की कोशिश भी करता रही, जो कहीं कहीं अपने ही बनाए हथियारों से घायल हो गई, जो अपने ही फैसलों की कैदी भी बनी और नायक भी। मोरारजी देसाई के साथ उसकी दशक और लंबी खींचतान, जेपी के आंदोलन की चुनौती, जनता पार्टी की सरकार के साथ भिड़ंत, ऑपरेशन ब्लू स्टार की नैतिक उलझन, हर मोर्चे पर वह की सीना किसी प्रतिद्वंद्वी से भिड़ती रही। लेकिन आखिर में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी शायद कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि समय खुद था, जो उसे लगातार कहता रहा, तुम्हारे पास सीमित घड़ियां हैं, देखो उनमें क्या भरती हो, डर या साहस, दमन या बदलाव। उसकी हत्या के बाद भी उसकी छवि को लेकर संघर्ष खत्म नहीं हुआ। किसी ने उसके नाम पर योजनाएं शुरू कीं, किसी ने उसकी मूर्तियां बनाईं, किसी ने उसकी आलोचना पर किताबें लिखीं। गांवों में बूढ़े लोग आज भी बताते हैं, जब इंदिरा आई थी, सड़क बनी थी, बिजली आई थी। वहीं कुछ घरों में आपातकाल के जुल्म या नसबंदी के जबरदस्ती के किस्से ठंडी सांसों के साथ सुनाए जाते हैं। पंजाब के दिल में स्वर्ण मंदिर की दीवारों पर आज भी कुछ निशान ऐसे हैं जो चुपचाप हर आगंतुक से पूछते हैं, किसका सच तुम मानकर जाते हो।
इंदिरा गांधी की जीवन कथा इस तरह एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि घूमता हुआ टेढ़ा मेढ़ा चक्र बन गई, जहां उठान है, गिरावट है, फिर उठान है, फिर अंतिम गिरावट, जो एक नई बहस के रूप में उठ खड़ी होती है। एक लड़की जो कभी अपने पिता की छाया में कांग्रेस की गलियों में घूमती थी, एक महिला जिसे कभी गूंगी गुड़िया कहा गया, वहीं आगे चलकर उस कुर्सी तक पहुंची जहां से उसने युद्ध, आपातकाल, बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रिव पर्स की समाप्ति और ब्लू स्टार जैसे निर्णय लिए, और उसी कुर्सी के रास्ते से होकर चलते हुए एक दिन अपने ही सुरक्षा घेरे से गोलियों की बौछार में गिर गई। शायद इसीलिए उसकी कहानी सुनते सुनते एक अजीब सा असहज प्रश्न भी उठता है। अगर समय उसे कुछ साल और देता, अगर वह कुछ फैसले अलग लेती, अगर उसने कहीं थोड़ी नरमी, कहीं थोड़ी और कठोरता दिखाई होती, तो क्या उसकी विरासत कुछ और होती? कोई निश्चित जवाब नहीं है, पर इतना जरूर है कि आज भी जब भारतीय राजनीति में किसी नेता के कठोर निर्णयों की बात होती है, जब किसी प्रधानमंत्री की मजबूती या तानाशाही पर बहस चलती है, तो कहीं न कहीं इंदिरा गांधी की परछाई उस चर्चा पर तैरने लगती है, जैसे वह मौत के बाद भी अपने प्रतिद्वंद्वियों से अंतिम शब्द को लेकर जंग लड़ रही हो। मेरे बारे में फैसला तुम्हें करना है, लेकिन याद रखना, मैं इस कहानी में सिर्फ खलनायक या सिर्फ नायक नहीं थी, मैं दोनों थी, और शायद यही मेरे समय की सबसे असली सच्चाई है।